हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, जो कि है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो मनी एंड क्रेडिट के बारे में हमको बात करनी है। लास्ट चैप्टर तो आपका दूसरा है, लेकिन ये दो चैप्टर्स आपको भी फिलहाल टर्म 2 में आने हैं, है ना। तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, प्लस वन शॉट रिवीजन आपके पास में हमेशा रहेंगे। तो आपको कभी भी कोई से भी चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आप उठा सकते हो। थोड़े टाइम में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, है ना। हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। आप कंप्लीटली इन चैप्टर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो फॉर योर स्टडीज। ठीक है, तो मनी और क्रेडिट की बात करनी है। आई होप इसके पहले आपको ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी अच्छे से मिल गया है, उनकी भी तैयारी आपने कर ली है। और मैं आपसे ये भी उम्मीद करती हूं कि जैसे जैसे प्रीमियर होता जा रहा है, जैसे जैसे प्रीमियर चलता जा रहा है, आप पढ़ते जा रहे हो। ऐसा नहीं कि निकल गया फिर कभी उठा रहे हैं फिर कभी खोल रहे हैं, ऐसे काम नहीं करना है आपको। प्रीमियर के साथ साथ में पढ़ते जाना है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। एक टाइम बाउंड रहेगा आपके पास में कि मुझे इतने टाइम में इस चीज को खत्म करना है, तो आप आसानी से चीजों को कवर अच्छे से कर पाओगे। और आप पहले आपने चैप्टर्स तो पढ़ ही लिए, ऐसे आपके रिवीजन हो जाएगा। डबल बार रिवीजन हो जाएगा, आप डबल बार लिख लोगे, डबल बार आपको आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम टेस्ट पेपर करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। पहली बार कोई सा चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे समझ में आता है। वो कुछ लाइंस मिस हो जाती है, फिर वही चैप्टर आप वापस से पढ़ते हो, आपको लगता है अच्छा ये लाइन तो मेरे को दिखी नहीं, ये ऐसा कहना चाह रही है। तो ऐसी चीजें होती है, इसलिए थोड़ा सा एक दो बार उस चीज को रीड आउट करने की कोशिश करो। चैप्टर्स को एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो, और साथ ही साथ में कॉपी पेन भी साथ में लेके बैठो भाई। बिना कॉपी पेन के बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, अच्छे से लिखते चलना है, चीजों को कंप्लीट करते चलना है, बात के भरोसे नहीं रहना। आए हो तो अच्छे से कंप्लीट करते जाना। मनी और क्रेडिट की हमको बात करनी है कि पैसा और क्रेडिट दोनों के बारे में हम समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे कि पैसे के अराउंड क्या क्या चीजें होती है, क्रेडिट के अराउंड क्या क्या चीजें होती है। आपको पूरी चीजें इस चैप्टर के अंदर अच्छे से समझ में आने वाली है। तो देखो, मनी और क्रेडिट का कुछ ऐसा किस्सा है। पहले मनी की बात करते हैं। पैसा तो पैसे की यदि हम बात करें, तो आपने देखा होगा आपकी डे टू डे लाइफ में आप कितनी बार ट्रांजैक्शन करते हो। आपने कभी कोई सा सामान खरीदा तो उसको पैसे दिया, फिर उधर से उसने खुले करके आपको पैसे दिए, फिर आपने कुछ और सामान खरीदा उनको दिया, आपके मम्मी पापा ने कुछ और सामान खरीदा। तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर हर जगह पर कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स, है ना। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन कई तरीके के होते हैं। कई बार आप पैसा इसलिए देते हो क्योंकि आपने सामने वाले बंदे से क्या खरीदा है, कुछ सामान खरीदा है। कई बार आप पैसा इसलिए देते हो क्योंकि सामने वाला बंदा आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या तो आपकी गाड़ी ड्राइव करके लेके जा रहा है, या आपको कुछ सामान ला कर दे रहा है, आपके घर पे डिलीवरी करके दे रहा है ना, या फिर आपके घर में बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, सर्विस कर रहा है। तो वो उसके लिए आप मतलब आप यहाँ पे उनसे कुछ सामान नहीं ले रहे हो, लेकिन आप उनके थ्रू कुछ काम करवा रहे हो, तो आप उनको पैसा दोगे, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि दे दूंगा भाई, ठीक है अभी दे दे मेरे को सामान, फिर दे दूंगा, बाद में ले लेना मेरे से पैसे। तो ऐसे कुछ फॉरवर्ड वाले भी किस्से हमको देखने को मिलते हैं पैसे को लेकर। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमेशा पैसा ही क्यों, चीजों के बदले में हम पैसा ही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं लेते। और हर जगह हमको पैसा ही क्यों बदले में लेना होता है, या ट्रांजैक्शन हमारा मनी के थ्रू। तो कागज ही तो है, क्या है इसके अंदर जो इतना मोल है इसका, या इतनी अहमियत है इसकी, ऐसा क्यों। तो देखो, इस चीज का एक सिंपल सा कारण है। सिंपल सा कारण ये है कि आप एक मीडिएटर की तरह इसको यूज कर सकते हो। आपको कुछ भी सामान खरीदना हो तो आप बोलोगे मैम ये तो हमको पता है, आपसे हमने कुछ और चीज एक्सपेक्ट की थी, आप वो समझाओ। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू चीज को समझते हैं। मान लो मैं जूते वाली हूँ, है ना। मेरा बिजनेस क्या है, मैं जूते वगैरह बनाती हूँ और जूते बेचती हूँ, है ना। अब मेरे घर में गेहूं खत्म हो गया, मम्मी का फोन आया, अरे तू आए तो उधर से गेहूं लेते आना, है ना। अब मेरे को क्या खरीदने हैं, गेहूं खरीदने हैं। तो अब मान लो इस केस में क्या है, मनी नहीं है, मतलब पैसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा दुनिया में, पर अब मेरे को गेहूं लेके जाना है घर पे, है ना। तो अब मैं क्या करूं, सामने वाले से गेहूं कैसे लूं, है ना। तो अब गेहूं भी मेरे को किसके पास में मिलेगा, फार्मर होगा उसके पास में गेहूं मिलेगा। तो पहली बात तो मेरे को फार्मर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है, या तो मैं कहीं गांव जाऊं आसपास के, या फिर कहीं फार्मर ने कुछ मंडी वंडी में अगर रखा होगा तो फिर मैं मंडी जाऊं। अब मैं वहां पे जाऊं तो वहां पर भी ऐसा नहीं कि गेहूं मिल गए बल्ले बल्ले गेहूं मैं ले लूंगा अब इससे। आप मैं जूते बेचने वाली हूँ, है ना। तो मेरे को भी रिटर्न में सामने वाले को देना, कोई मेरे को फालतू का गेहूं क्यों देगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो मेरे को रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, जब भी सामने वाला बंदा मेरे को गेहूं देगा, है ना। अब मैं रिटर्न में क्या दूं, मैं तो जूते बेचती हूँ, है ना। तो मैं जब जूते बनाती हूँ, जूते बेचती हूँ, तो मेरे पास में तो कुछ और देने के लिए है ही नहीं, जाहिर सी बात है मैं जूते दूंगी। तो अब मैं जूते दूंगी नहीं, मतलब जूते एक्सचेंज करूंगी, है ना, बदले में वीट के।
तो अब मेरे को ये ऐसा भी नहीं कि मैं किसी से भी जूते एक्सचेंज के ले भाई तू जूते ले ले मेरे को गेहूं दे दे, वो सामने वाले बंदे को भी जो गेहूं बेच रहा है उसको भी जूते की जरूरत होनी चाहिए कि नहीं। अब मान लो कि उसके पास बहुत जूते हैं, उसको जूते लेना ही नहीं है, तो बोलेगा नहीं यार मेरे को नहीं लेना, जूते की जरूरत नहीं है मेरे को, इसके बदले में मैं क्यों दूं तेरे को गेहूं, है ना। तो अब मेरे को इतने सारे लोगों में से ये ढूंढना पड़ेगा गेहूं मिलने के बाद में भी कि किसको जूतों की जरूरत है। गेहूं तो मेरे को मिल जाएगा, पर किसको जूतों की जरूरत है जो जूता खरीदे फिर मेरे को रिटर्न में गेहूं दे। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी जो इच्छा है खरीदने की वही सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए लेने की। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो ऐसे दोनों का जब इत्तेफाक होगा कि अरे भाई मेरे को भी जूता बेच, मेरे को भी गेहूं खरीदना था, तुम तो गेहूं बेच रहे हो, सामने वाला बोलेगा अरे भाई मेरे को भी जूता खरीदना था, तुम तो जूते बेच रहे हो। तो ऐसे करके जब दोनों का इत्तेफाक होगा तभी सामान एक्सचेंज हो पाएंगे और मैं सामान खरीद पाऊंगी। अभी तो सिर्फ जूता और गेहूं की बात होगी, ऐसे दिन भर में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप कमाने से ज्यादा तो फिर आप मतलब जूते बेचने से ज्यादा आप ये सामान ढूंढते रहोगे, इसके बदले में किसको दूं तो ये सामान खरीदूं, है ना। तो और फिर पूरे ऑल ओवर में आपको सभी दूर कोई ये ढूंढ रहा है कि कोई किसी को ढूंढ रहा है, ऐसी कंडीशन आपको होते हुए दिन भर में दिखने को मिलेगी। तो क्या ये एक आइडियल तरीका होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए क्या होता है, मनी पैसा जो है वो रोल में आता है, वो सीन में आता है और फिर वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है कि भाई मेरे को जूता बेचना है या फिर भाई मेरे को गेहूं खरीदने हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे को अगर गेहूं खरीदने हैं तो उसके लिए पहले तो मैं किसी को जूता बेच दूं जिसको जूते की जरूरत है। जो भी मेरी दुकान पे आएगा उसको मैं जूता दे दूं, वो मेरे को रिटर्न में क्या दे देगा, पैसे दे देगा। भले उसके पास में गेहूं ना हो वो मेरे को पैसे दे देगा। फिर मैं पैसे से क्या करूंगी, गेहूं वाले के पास में जाऊंगी और गेहूं खरीद लूंगी, चीजें आसान हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात। इसीलिए मनी एज अ मीडिएटर काम करता है और चीजों को आसान कर देता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, बहुत सिंपल सा। एक एक करके हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके से एक्सचेंज का मीडियम मनी है ना, मतलब जो ट्रांजेक्शन है उसका मीडियम क्या है, एक जो मीडिएटर है वो कौन है, पैसा है। ठीक है, तो वो किस वजह से समझ लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी? आपने क्यों कभी सोचा है कि भाई सिर्फ मनी में ही क्यों ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं? तो वो सारी हम बात कर लेते हैं। क्या है रीजन? बहुत सिंपल है। कारण क्या है? बहुत सा सिंपल है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। हमको कोई भी सामान खरीदना है या हमको कोई सी भी सर्विस सामने वाले इंसान से लेनी है कि हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, उसको हम बदले में आसानी से पैसा दे सकते हैं। ठीक है, और सामने वाला भी खुश खुश होकर उस पैसे को लेगा। समझ में? फिर वो भी कुछ सामान खरीद सकता है, हम भी कुछ सामान खरीद सकते हैं। समझ में आ रही है बात? टेक केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। तो वो आपके एनसीईआरटी में शू मैन्युफैक्चरर का केस दे रखा है, पर आपके लिए मैं जूता बेचने वाली बन गई। ठीक है, तो आई होप आपको वैसे और अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। इफ मनी वुडंट हैव बीन इन पिक्चर, both parties have to agree to sell and buy each other commodity। उसको भी गेहूं बेचने में इंटरेस्ट होना चाहिए, पर प्लस गेहूं के बदले में जूता खरीदने में इंटरेस्ट होना चाहिए। और मुझे भी तो, मुझे तो जरूरत ही है तो मैं तो ले लूंगी, है ना। तो मुझे तो गेहूं मेरे को पहले गेहूं ढूंढना पड़ेगा कि कौन बेच रहे कौन बेच रहे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे में क्या चाहिए, दोनों की इच्छा होनी चाहिए। ये जो ट्रांजेक्शन है इस चीज को लेकर, अगर सामने वाला मना कर दे कि नहीं मेरे को जूते की जरूरत है ही नहीं, मैं देखो क्यों दूं, कुछ और दे, मैं कहूं मेरे पास कुछ और है ही नहीं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझे और लोग ढूंढने पड़ेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। मतलब मेरी इच्छा और आपकी इच्छा में इत्तेफाक होना, मतलब दो लोगों की इच्छा में इत्तेफाक होना, यानी कि डबल कोइंसिडेंस होना इच्छाओं का। समझ में आ रही है बात? चीजों को तोड़ लो तो आसानी से समझ में आया। वैसे बोलते रहो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, समझ नहीं आता। डबल दो, कोइंसिडेंस इत्तेफाक, वांट इच्छा। ठीक है, तो दोनों की इच्छाओं में इत्तेफाक होने चाहिए तभी चीजें बदली जा सकती है। ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है ये बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल एलिमेंट है। बार्टर सिस्टम क्या, बार्टर भाटे भाटे जैसा कुछ लग रहा है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऐसा होता है, पहले चला करता था, पहले यही होता था। पहले जब मनी एक मीडियम नहीं था ना, तो लोग क्या इसी तरीके से मगजपच्ची करते थे कि कैटल दे दी तो कैटल से फिर रिटर्न में कुछ ले लिया सामान, है ना, या ऐसे ही करके चीज़ों को अदली बदली किया करते थे। अब वो उसमें कितनी दिक्कत आती होगी उन लोगों को। सोचो कि कोई सा सामान, मान लो कैटल है, अब कैटल तो कितनी महंगी होगी, वो कैटल के बदले खरीद के ला रहे हैं कुछ भी कपड़ा वपड़ा, तो यार मतलब किस हिसाब से मेजर करते होंगे। वो पुराने सिस्टम है, उनके तरीके हुआ करते थे जब वो चीज़ें नेशनलाइज नहीं थी ना, एज अ कंट्री बेसिस पे चीज़ें को काम नहीं होता था, सिर्फ इंडिविजुअल काम चलता रहता था, अलग अलग राजा बदलते रहते थे तो चल भी जाता था काम। ठीक है, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है ये बार्टर सिस्टम का एक एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में यही होता है कि आप
सर्विस और कमोडिटी के बदले में क्या दे रहे हो, कुछ सामान दे रहे हो और सामने वाला आपको वो सामान दे रहा है, ठीक है। तो दोनों की इच्छाएं होनी चाहिए लेने देने की, तभी आप क्या कर सकते हो, बार्टर सिस्टम में आपका काम जो है वो, गुजारा जो है वो बार्टर सिस्टम में चलेगा। पर इन एन इकोनॉमी जब कोई सी चीज बदल के इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमारा देश है ना, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, द मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द यूज ऑफ द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। जब मनी इस रोल में आ जाती है तो आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप आसानी से अपना सामान बेचो, जिसको जूता खरीदना है वो आपके पास में आएगा, आपको उसके बदले पैसा मिलेगा। आप जो भी गेहूं बेच रहा है उसके पास में चले जाओ, बदले में उसको पैसा दे दो, वो आपको गेहूं दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुकान पे जाना है, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, तो लेके चले जाएंगे पैसे और फिर अंदर चीज दे दो तो वो करके लेके आ जाएंगे सामान, कोई दिक्कत नहीं है, लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश। समझ में आ गई बात। Since money act as an intermediate in exchange process, it is called a medium of exchange। तो क्योंकि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है इन ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, घबराने का नहीं, चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो बार्टर सिस्टम में ऐसे होता था पहले, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब तो हम पैसे से आराम से चीजें बदल सकते हैं, रुपीज में आपका कन्वर्जन है, तो अब वो रुपीज की बात कर लेते हैं। जैसे पैसा समझ लिया, पैसे की जरूरत क्यों है, ट्रांजैक्शन पैसे से ही क्यों होता है, ये समझ में आ गया। अब पैसा कितने तरीके का है ना, मतलब अभी अगर हम देखें तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या हो गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पैसे की यदि हम बात करें, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की यदि हम बात करें तो दो तरीके से देखने को मिलती है, एक तो करेंसी और दूसरा डिमांड डिपॉजिट, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब बहुत पहले तो बार्टर सिस्टम चलते थे, फिर ऐसा होने लगे, धीरे धीरे कॉइन्स आने लगे, है ना। या फिर बार्टर सिस्टम में भी आप देखो तो बदले में कुछ कैटल दे रहे हैं या गेहूं दे रहे हैं, ग्रेन दे रहे हैं, जो भी उपज है वो दे रहे हैं और कुछ सामान रिटर्न में ले रहे हैं। और अभी भी यूजुअली ऐसा होता है, आप लोगों के घर के आसपास होता होगा, जो बहुत पुअर लोग होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, कुछ लोग बेगिंग करते हैं, है ना। तो उससे बेहतर कुछ लोग क्या करते हैं कि बर्तन बेचने आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो आती है आंटी, तो वो बर्तन बेचने आती है ना जब, तो वो रिटर्न में क्या करती है, वो कपड़े ले लेती हैं, वो रिटर्न में कपड़े ले लेती है और बदले में क्या दे देती है, बर्तन दे देती है, ठीक है। तो वो फिर उस चीज का काम करती रहती है। तो इसी को एक बार्टर सिस्टम की तरह से आप समझ सकते हो। बार्टर सिस्टम ऐसी होता है, आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने ले लिया, है ना। तो पहले के जमाने में तो हर चीज ऐसी होती थी, है ना, कि रिटर्न में कुछ ले लिया, इधर से कुछ दे दिया तो काम हो गया। ग्रेन्स एंड कैटल्स वर यूज्ड एज मनी एंड मेटेलिक कॉइन्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। भाई गोल्ड और सिल्वर दे दिया करते थे, लो गोल्ड का सिक्का, लो सिल्वर, आप दे दो, आप दे क्या दो, किसी को देखने भी ना दो, आप आपके घर का गोल्ड सिल्वर, है ना। तो पहले ऐसा था कि हम तो एकदम सोने की चिड़िया थे, बढ़िया आराम से गोल्ड वगैरह जो है। हमारे यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में कैसे एक्सचेंज होता था, आपको उसकी कहानी पता है कि नहीं पता है। हमारे यहाँ कैसा होता था कि हमारा जो इंडिया है उसमें ट्रेड होता था, मतलब बहुत पहले इंडिया वाज वेरी मच एक सेंटर जहाँ से लोग दूसरी जगह से लोग आते थे और हमारे यहाँ पे ट्रेड करते थे, है ना। फॉरेन कंट्रीज में से ट्रेड, हमारे यहाँ के टेक्सटाइल, हमारे स्पाइसेस एकदम बढ़िया क्वालिटी के थे। तो बहुत लोग ऐसे इंडिया को ऐसा कि इंडिया जाना है, वहाँ से सामान खरीदेंगे और इधर अपनी कंट्री में लेके आएंगे, ऐसे मतलब लोग इंडिया को एक काफ़ी इस नज़र से देखते थे। तो जो यूरोपियन नेशंस थे वो जब वहाँ से आते थे ना, तो यहाँ से जब सामान खरीदते थे तो रिटर्न में क्या देंगे, तो रिटर्न में देते थे गोल्ड और ये सब गोल्ड सिल्वर, क्योंकि उधर वाली कंट्री में, हमारे यहाँ पे गोल्ड माइंस वगैरह आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ नेचुरली नहीं निकलता माइन, गोल्ड वगैरह हमारे यहाँ नेचुरली नहीं निकलता। यूजुअली बाहर के जो देश है, हमने पढ़ा है एल डोराडो, है ना, वो हिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वो एक सिटी थी, फेबल्ड सिटी थी गोल्ड की, मतलब वहां पे खदान थी गोल्ड की। तो वहां से भी मतलब उन लोगों के पास में सोना जो है वो मिलता था, वो सोने चांदी में एक्सचेंज करते थे। तो जब यहाँ आते थे तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ का सामान अच्छा था, तो हमारे यहाँ का सामान अगर उनको खरीदना होता तो रिटर्न में सोना चांदी देना होता था। तो हमारे यहाँ के लोगों के पास में बहुत सोना चांदी हो गया था। ऐसा इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना चांदी जो है वो हो गया था, हम लोग सोने की चिड़िया भी कहलाए जाते थे ऐसे, ठीक है। तो ये एक फेज था जो कि अभी लास्ट सेंचुरी तक भी आप देखो, जो आपकी 19th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, तब तक भी यही किस्सा जो है कि मतलब गोल्ड सिल्वर में एक्सचेंज हो रहा है, कॉपर में एक्सचेंज हो रहा है, कैटल में एक्सचेंज हो रहा है ना, ग्रेन्स में एक्सचेंज हो रहा है, इसी तरीके से काम चलता था। ये तो अभी रिसेंटली, जैसे हम इंडिपेंडेंस के बाद में या इंडिपेंडेंस से थोड़ा पहले भी आप समझ लो, तो ऐसे मनी जो है या फिर करेंसी जो है वो नोटिस में आने लगी। करेंसी क्या होती है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जैसे कि पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स, ठीक है। पेपर नोट और कॉइन जो है वो
करेंसी की तरह यूज किए जाते हैं। 10 के सिक्के हैं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आप 10 के सिक्के, 5 के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, तो ये सारे क्या हो गए आपके कॉइन्स हो गए। वहीं पेपर नोट्स क्या हो गया आपका, 1000 का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट, है ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पेपर नोट्स हो जाएंगे। तो ये आपकी करेंसी है। करेंसी में अगर कोई बोले कि आप कौन सी करेंसी यूज करते हो, तो हमारे यहाँ पे करेंसी के नाम पे पेपर नोट है और सिक्के हैं, है ना, और वो किसके हैं, रुपीस के। बात करेंगे हम आगे। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, लेकिन ये जो मॉडर्न करेंसी है इसका अपने काम के अलावा और कोई काम नहीं। मतलब ऐसा कि जैसे पहले के ज़माने में जो चीज़ यूज़ हो रही थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, इनका एक्सचेंज होने के साथ साथ में और दूसरा काम भी था। जैसे कैटल है, आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो आपको दूध दे देगी, है ना, और क्या हो जाएगा आपका ग्रेन्स है, आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो तो उससे खाना बना लोगे, है ना। तो मतलब उनके बहुत सारे यूज़ थे। लेकिन अब पेपर आपके जो नोट है, आप उनको लेना देना नहीं करोगे, सिर्फ अलमारी में बंद करके रख दोगे तो कोई काम आएगा क्या, कुछ भी काम नहीं आने वाला। वो मतलब सड़ेगा ही और उधर, ऐसा भी नहीं कि वो डबल हो जाएगा, कुछ नहीं होना जाना उसका और कोई काम ही नहीं है। मनी का काम इतना ही है, हमारी जो करेंसी है उसका काम इतना ही है कि आप उसको एक्सचेंज करके चीज़ों को खरीद सकते हो और उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ से। अगर ये हो जाए किसी दिन वापस से 8 नवंबर आ जाए वापस से 8 नवंबर आ जाए और कोई कह दे कि देवी और सज्जनों अब आपके देश में बंद हो जाएंगे नोट्स वगैरह, तो फिर वो कुछ काम नहीं आना। अब जैसे किसी ने मतलब इस समय पे कह दिया होगा कि अब ग्रेन्स और इनसे आप नहीं लेना देना कर सकते, तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, पका के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको खा लोगे क्या, पका के नहीं कर सकते। तो मनी, हमारी जो करेंसी है, इसका कोई और काम नहीं है, इसका और कोई काम नहीं है, बजाय ट्रांजैक्शन में आपको काम में आएगी और किसी में काम में नहीं आएंगी। देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो जब इसका कोई काम ही नहीं है एक्सचेंज के अलावा, तो फिर इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों रखा। इनको ही रख लो, इनको रख लोगे तो बढ़िया है। अगर कुछ किसी दिन दिक्कत भी आ जाती है तो आराम से पका के खा तो लेंगे, काम तो आ जाएगा, फिर मनी रखने की क्या जरूरत है। तो देखो, जरूरत इसलिए है क्योंकि अब हम एक नेशन बन चुके हैं। हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे यहाँ डे टू डे लाइफ में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। आपको इकोनॉमी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है पिछले चैप्टर्स में, लेकिन फिर से सुन लो। इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसा रीजन जहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जब गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, है ना। तो एक इकोनॉमी के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये चीज़ सेंट्रलाइज होना, या फिर कहा जाए तो एक पर्टिकुलर चीज का ही एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ऐसे तो लोग कुछ भी खरीदे बेचा करेंगे, कोई उस चीज का सेंस नहीं निकलेगा, है ना। मतलब अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। और इवन जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये इस चीज़ को रेगुलेट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोट्स को इशू करता है, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ इसी से एक्सचेंज कर सके, ट्रांजैक्शन कर सके, है ना। मतलब आसानी से ट्रांजैक्शन हो सके, ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आए, प्लस गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम नहीं आए चीज़ों को मेंटेन करने में। समझ में आई बात। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी ऑफ इट्स यूज, देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो समझना, दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। आरबीआई इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है करेंसी नोट्स, और किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो रिजर्व कर सके, या फिर रिजर्व क्या कर सके, करेंसी नोट्स को बना सके और उससे कामकाज कर सके। नहीं, जो बनते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग जगह पर प्रिंटिंग मशीन्स और ये सारी सेटअप है। जैसे देवास में भी नोट्स प्रिंट होते हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे भी नोट्स प्रिंट होते हैं, लेकिन वो सारा का सारा गवर्नमेंट आरबीआई के अंडर कंट्रोल में है। कोई भी इंडिविजुअल नोट्स को नहीं बना सकता। समझ में आई बात। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। कोई भी आपको मना भी नहीं कर सकता कि मैं पैसे के बदले नहीं लूंगा सामान, क्यों ही करेगा, पर फिर भी नहीं कर सकता कोई सामान के लिए मना। और इवन ये कहेंगे कि और ज्यादा दे दे भाई, इसकी तो कीमत और ज्यादा है, ठीक है। हेंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे यहाँ पे रुपी चलता है। अलग अलग नेशन में जो भी उनकी गवर्नमेंट इशू करती है, जो भी उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, जैसे हमारे यहाँ रुपी है, कहीं डॉलर है, कहीं यूरो है, कहीं पाउंड है, तो इस तरीके से चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है। समझ में आई बात। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिपॉजिट विद बैंक। सब देखो ऐसा होता है कि पैसा
क्यों एक्सचेंज किया जाता है, ये मतलब क्या एक्सचेंज किया जाता है, तो पैसा एक्सचेंज किया जाता है, वो हमने अच्छे से समझ लिया। पैसा ही क्यों एक्सचेंज किया जाता है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखो, जब पैसा ही एक्सचेंज हो ही रहा है, मतलब यही हो रहा है और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, तो और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि करेंसी हमने तो समझ ली कि रुपी है हमारे यहाँ की करेंसी, पेपर नोट और कॉइन्स के फॉर्म में हमको मिलती है। साथ ही साथ अगर इसके ऊपर और थोड़ा सा जोर लगाओ तो देखो, मान लो मेरे को सैलरी मिली है ना, मेरे को सैलरी मिली, अब फर्स्ट मंथ 1 तारीख को मेरे को सैलरी आ गई है ना, अब सैलरी आ गई तो पैसा अच्छा आएगा है ना, तो अब ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा मैं यूज कर लूंगी थोड़े टाइम में है ना, या फिर जेब में डाल के चलूं कि मेरे पास इतना पैसा है भाई, पैसा है करके कहीं गिर गए, कहीं कुछ दिक्कत हो गई है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके साथ में लेके नहीं घूम सकते। इवन घर में भी रखोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, चोरी हो गई, ये सारा कुछ हो गया, तो यूजुअली बंदा क्या करता है कि जितना अमाउंट उसको चाहिए होता है ना, जितना अमाउंट उसको चाहिए होता है उतना वो अपने पास में रख लेता है कि भैया अपना खर्चा जो है वो इतने में थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, जरूरत लगेगी तो निकाल लेंगे, और बाकी सारा पैसा क्या कर लेता है, डिपॉजिट कर देता है टू बैंक, उसका जो भी अकाउंट रहता है। अब तो ऐसा है कि आप कोई कैश में देता ही नहीं पैसा, सैलरी आएगी सीधे आपके अकाउंट में ही आएगी। लेकिन वो फिर प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे शुरू हुई कि भाई सैलरी आने के बाद जब सारे लोग आके अकाउंट में डाल दे रहे हैं तो क्यों ना सीधा देने वाला ही कैश ना निकाल के अकाउंट में डाले। और वैसे भी अब तो सारे लोग डर चुके हैं, कोई भी कैश नहीं रखना चाहता, कोई भी कैश नहीं रखना चाहता, सब लोग चाहते हैं कि बस कैश तो हो ही ना, जो भी हो फोन से हो जाए, पैसा बाहर निकाल के रखेंगे, क्या पता कब नोट बंद हो जाएंगे, जितना कमाया है वो भी सारा लूटा जाएगा है ना। तो इसीलिए यूजुअली क्या कहते हैं, अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है, बाकी जो निकाला जाता है थोड़ा बहुत निकाला जाता है, बाकी डिपॉजिट जो है वो रखा जाता है बैंक अकाउंट में है ना। तो ये डिपॉजिट होता है, क्या होता है, डिपॉजिट विद बैंक। एट अ पॉइंट इन टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड है ना। एग्जाम्पल फॉर अ जॉब पर्सन की आया है सैलरी तो थोड़ा बहुत अपने पास में रख लेगा, बाकी सारा क्या कर देगा, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देगा। बैंक इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड ऑल्सो पेज एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अब देखो बैंक भी क्या करते हैं, कुछ पॉलिसी निकालते हैं या फिर इस तरीके से काम, देखो अपना काम बढ़ाना है तो उसमें कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है ना। तो ये स्ट्रैटेजी इस बैंक की होती है कि वो आपको क्या करते हैं, जब आप डिपॉजिट करते हो बैंक खुश होता है, बैंक कहता है मुगैम्बो खुश हुआ, हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो जब आपका अकाउंट में पैसा रखा रहता है ना थोड़े समय तक, तो बैंक उस पैसे के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी देता है, इंटरेस्ट देता है, यानी ब्याज आपको देता है। ठीक है, कितना पैसा रखा है तो थोड़ा बहुत पैसा आपको जो है वो एक्स्ट्रा और उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप हमेशा सोचोगे कि घर में नहीं रखूं यार, घर में रखेंगे तो और वैल्यू उसकी कमी होगी, इससे अच्छा बैंक में डाल देते हैं तो हमको कम से कम इंटरेस्ट तो उसके ऊपर मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है, डिपॉजिट कहा जाता है। अब आपने डिपॉजिट तो कर दिया, अब आपको कभी भी जरूरत लग रही है तो आपको क्या करना है, उसको निकालना है। तो आप क्या करोगे, बैंक से डिमांड करोगे, क्या करोगे, डिमांड करोगे कि बैंक पैसा दे। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, आपको पैसा देगा। तो आप क्या कर रहे हो, इस पैसे की डिमांड रख रहे हो बैंक के आगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट। आप विथड्रॉ कर सकते हो कभी भी आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आपके हिसाब से, जब भी आपको लग रहा है। द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन और डिमांड, इसीलिए उसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। आपकी डिमांड पे बैंक आपको पैसा देगा जब भी आपको लग रहा है, या तो आप कार्ड से डिमांड करो कितना पैसा मेरे को चाहिए, या तो फिर आप अलग अलग चीजों के थ्रू आप डिमांड कर सकते हो कि मेरे को इतना पैसा निकाल के दे दो। पुराने लोग स्लिप भी भर भर के पैसा निकलवाते थे जब कार्ड नहीं हुआ करते थे, अब तो कार्ड वगैरह हो गए। और अब तो ऐसा है कि डे टू डे नीड के लिए पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, फोन में दबाया बटन, जैसे मैसेज करते हैं, नंबर लिखे टुक, और आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। वो आपको इसी चैप्टर में इंक्लूड करना चाहिए था यार उस चीज को भी, लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ी सी किताबें आपकी पुरानी हो गई, हो सकता है नए एडिशंस में उन चीजों को भी यूज किया जाए या डाला जाए। इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में। खैर आपको तो पता ही होगा, क्या ही बताएगी किताब से ज्यादा तो हम लोग ऐसे ही खुद से जानते हैं है ना। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है ये क्या होते हैं, जब आप बैंक से डिमांड करके सामान को निकलवा रहे हो या आपके पैसों को निकलवा रहे हो, वो डिमांड डिपॉजिट कहे जाते हैं। और यही डिमांड डिपॉजिट आपको एक और इंपॉर्टेंट फैसिलिटी देता है जो कि होती है चेक की फैसिलिटी। मतलब ऐसा है कि आपको अगर बैंक से कैश नहीं निकालना, भाई बहुत अमाउंट है, 1,00,000-2,00,000 का अमाउंट है, आजकल तो लोग 10,000 20,000 भी कैश से देते हैं, पर मान लो कि 1,00,000-2,00,000 का अमाउंट है, आप कैश से पहले तो 1,00,000-2,00,000 निकालोगे, पता चला कोई पीछे पड़ गया आपके है ना डकैती होगी, दिक्कत हो गई, प्लस आप घर तक ले गए, कुछ नोट मिसिंग हो गए तो दिक्कत हो गई है ना। तो ये एक फैसिलिटी लाई गई थी, चेक फैसिलिटी लाई गई थी, जिससे कि क्या होता है ना कि आप आराम से एक चेक फिल करो, और अब अपने बैंक में मत दो,
आपकी क्या है, आपने अकाउंट खुलवाया है ना भाई, आपको डिपॉजिट करना है अगर बैंक में पैसा, तो पहले तो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ना। तो अकाउंट तो खुल चुका है हमारा, क्योंकि हमने सैलरी आई और पैसा अकाउंट में डाल दिया है ना। हमारी कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है, सैलरी आई, पैसा अकाउंट में डाल दिया, अब जब भी लग रही है हम डिमांड करके उसमें से पैसा निकाल रहे हैं। अब मान लो कि लंबा अमाउंट का पैसा हमको निकलवाना है, तो हम क्या करेंगे, नहीं घूम जाएगा, मेरे कोई डर वर है, तो मैं क्या करती हूँ, चेक लिख देती हूँ। तो मेरे को जब मैं अकाउंट खुलवाती हूँ तो मेरे को एक मिलती है पासबुक, जिसके अंदर मेरी एंट्रीज रहती है कि मैंने कितनी बार पैसा मेरे अकाउंट में से आया या फिर कितनी बार मेरे अकाउंट में से पैसा निकाला गया। साथ ही साथ में एक चेक बुक मिलती है। चेक बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे चेक लगे होते हैं। एक चेक फाड़ूंगी मैं, इस तरीके से मैंने चेक फाड़ा, ठीक है। अब मेरे को जिस भी बंदे को 1 लाख 2 लाख जो भी मेरे को पैसा 20,000 भी अगर देने, उसको मैंने फोन लगाया, ले लिया, और जो भी मेरे को नाम, जिस भी बंदे के नाम से मेरे को पैसा देना है, उस बंदे का नाम मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ नाम लिखने के साथ साथ में ये वाला जो सेक्शन रहता है ना आपका, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, जैसे मैं हूँ, है ना, तो मेरा चेक है, मैंने चेक फाड़ा है, मेरी डायरी में से चेक फाड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा छपा हुआ रहेगा, ये आप, मेरा अकाउंट नंबर मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर छपा हुआ रहेगा। और बस मेरे को लिखना क्या क्या है इसके अंदर, जिस बंदे को मैं दे रही हूँ उसका नाम लिख दूंगी, ठीक है। साथ ही साथ में जितना अमाउंट मेरे को देना है उतना मैं अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगी। अब यहाँ पर देखो, अभी आपको नहीं है, किताबों में नहीं है, आपको सिखाया हुआ नहीं है चेक फिल करना, लेकिन मेरे पापा ने मेरे को चेक फिल करना सिखाया था, मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली नाम यहाँ लिखो, नाम के साथ में यहाँ पे आपको लगता है ओनली क्यों लिखते हैं, 2-2 लाख का अमाउंट लिख देते हैं, आखिरी में ओनली लिख देते हैं। बच्चे छोटे, मैं भी छोटी थी तो मैं सोचती थी कि ओनली है क्या, ये इतना बड़ा अमाउंट है ये, तो क्या ओनली हो गया। देखो ओनली इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ताकि क्या हो ना, अब जैसे यहाँ 5,000 है, ठीक है, अब आपने ओनली नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया मान लो आगे की जगह, तो 5,000 के आगे कुछ भी अमाउंट कोई भी बंदा भर सकता है कि नहीं, अपने हिसाब से लिख देगा। वहीं अगर ओनली जस्ट इसके बाद में लिखा रहेगा, मतलब क्या, कोई भी चाह के भी अमाउंट बढ़ा नहीं पाएगा, ओनली लिखा रहेगा तो बस ये कि यहाँ पे अमाउंट खत्म हो गया, और ओनली को फिर वो काट भी नहीं सकता, है ना, चेक में काटा पीटी नहीं चलती, ठीक है। तो बस वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट सेफ रहेगा, आपको डर नहीं रहेगा कि कोई भी लिखकर अमाउंट चेंज ना कर ले। समझ में आई बात। वैसे जैसे रिटर्न में ओनली लिखा रहता है ना, वैसे यहाँ पे हम जो नंबर लिखते हैं इसके साथ में हम क्या करते हैं, ऐसा डैश लगा देते हैं। मतलब कैसा, जैसे कि 5,000 लिखा है ना, 5,000 को पास में लिख के आखिरी में डैश, एक डंडी खींच के एक डैश लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि कोई भी आगे जीरो ना बढ़ा पाए, है ना। अगर आपने मान लो कि सिर्फ 5,000 लिख दिया, है ना, सिर्फ 5,000 आपने लिख दिया, आगे तो कोई भी जीरो बढ़ा सकता है, इसके अंदर नहीं बढ़ा सकता, क्या, जाहिर सी बात है बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों, ऐसी चीजें ना हो इसलिए यहाँ पे ओनली लिखा जाता है, यहाँ पे इस तरीके से डैश लगाया जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये चेक में आपका नाम भी लिखा रहेगा, क्योंकि आपके अकाउंट का ही चेक बुक है ना, नाम लिखा रहेगा, आप साइन इसके ऊपर कर दो, ठीक है, बढ़िया से साइन कर दो। और क्या रहेगा, हाँ यहाँ पे नंबर लिखा है, और ये तो नंबर्स रहते हैं कुछ, ठीक है, चेक नंबर रहता है, और ये कोड रहते हैं जो बैंक ही यूज करता है, वो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है। अब यहाँ पे जो डेट लिखी जाती है, डे यानी कि जो जिस दिन की तारीख है वो, यहाँ पे मंथ, और यहाँ पे ईयर जो है इस तरीके से लिखे जाते हैं। प्लस एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपने चेक बना दिया है, ठीक है, चेक बना दिया है, तो उसके ऊपर क्या करो, यहाँ पे 2 डंडी ऐसी खींच दो, ठीक है, 2 डंडियां ऐसी खींच दो, तो वो सेफर साइड के लिए ठीक रहता है, ठीक है, कि मतलब आप बैंक के हाथ में है, वो सारा कुछ जो है वो करते रहेंगे काम। समझ में आ गई बात। इन चीजों को ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब मैंने चेक लिख दिया, मान लो मेरे को टीच लेन को देना है, या फिर जो भी बंदे का नाम है मेरे को उसको देना है, जिस भी कंपनी का अकाउंट है उसके अंदर मेरे को देना है, वो भी देखो बंदे, मान लो कि किसी कंपनी के नाम पे अगर आपको चेक इशू करवाना है ना, तो ऐसा नहीं कि आपके बॉस का नाम आपने लिख दिया, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। वो कंपनी का नाम है, अगर कोई ट्रस्ट है तो उसका नाम आएगा, जिस भी नाम से बैंक अकाउंट है जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हो वो नाम आप यहाँ पर लिखो। समझ में आ गई बात। फिर क्या होगा कि अब मैंने तो यहाँ से दे दिया कि ले भाई तू निकाल लेना पैसे, है ना। अब वो जाएगा, सामने वाला बंदा जाएगा, वो चेक लेके कहाँ पे जाएगा, उसके बैंक में, ठीक है, वो बैंक में जाएगा और कहेगा ये चेक जो है आप इसको क्लियर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए सामने वाले बंदे का अकाउंट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा ही लेके जाएगा चेक, आपको तो बंदे को दे देना है सिर्फ चेक, ठीक है। तो जब वो उसके बैंक में जाएगा, वो कहेगा कि ये चेक क्लियर कर दो, तो उसके ऊपर आपका जो अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, मतलब क्या, बैंकर को भी समझ में आ जाएगा कि इस अकाउंट नंबर में से पैसे निकाल के ये जो बंदा दे रहा है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है, उसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं चेक को लेकर। देखो एक्स्ट्रा भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, चेक का काम होता है, जिसकी वजह से काफी चीजें आसान हो जाती है। आपको पैसा जेब में ले लेके नहीं घूमना पड़ता। सबको बड़ा अमाउंट भी है तो उसको नहीं ऐसे हाथ से नहीं देना हो सकता है, आप आराम से
पेपर जो रहेगा उसका आप आराम से चेक दे दो और सामने वाला बंदा उसको क्या कर लेगा, क्लियर करवा लेगा, ठीक है। आपका पैसा घूमने का डर भी नहीं रहेगा। अब चेक तो संभालना है चेक का कुछ नहीं कर सकते, वो तो चेक तो फिर संभालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि ये जो डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये डिमांड डिपॉजिट आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई है। लेकिन आप देखो कि आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हो अमाउंट बैंक में, है ना, तो बैंक क्या करेगा, आपको उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देगा, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको थोड़े टाइम बाद दिखेगा कि अरे मेरा पैसा तो थोड़ा सा बढ़ गया है, साथ में चेक की फैसिलिटी भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप बैंक को कुछ नहीं दे रहे, जो चेक भी आप दे रहे हो तो सीधे सामने वाले बंदे के पास में चले जाएगा, आप डिपॉजिट भी कर रहे हो तो वो आप ही का पैसा है, आप वापस ले सकते हो। इसमें बैंक को क्या फायदा, बैंक कैसे कमाता है इसके अंदर, इस चीज को समझना कि बैंक कमाता कैसे है। बैंक ने ये सुविधाएं हैं कि डिपॉजिट दे दो और हम आपको इंटरेस्ट भी दे देंगे उसके ऊपर, बैंक के पास में कहां से पैसा आ रहा है, ऐसा ही क्या है कि चलो आया है बंदा तो दे देता हूं पैसे, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। तो बैंक किस तरीके से कमाता है, इन्हीं प्रोसेस में समझना इस चीज को। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, व्हाट डू द बैंक डूज विद द डिपॉजिट दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। तो जो बैंक में आप डिपॉजिट डालते हो उससे बैंक क्या करता है और फिर उनकी अर्निंग कैसी होती है, उनकी इनकम कैसी होती है, इन चीजों को समझना कि बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश विद देम। मैं गई बैंक के पास, मैंने बोला कि बैंक, मतलब जो भी बंदे बैठे उनको मैंने बोला कि 2 लाख रुपए मेरे को बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। अब वो बैंक वाले क्या करेंगे, उस डिपॉजिट को लेंगे, रख लेंगे, कहेंगे ठीक है हम जमा करवा देंगे, आप स्लिप जो भी है वो भरने की है वो भर दो, ठीक है। तो वो बैंक में इस तरीके से क्या हुआ, आपका 2 लाख जो है वो डिपॉजिट हो गया। अब सिर्फ मैं ही अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने जाते हैं। तो बैंक के पास में देखो पैसा कितना हो जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बैंक के पास में जो पैसा है ये बैंक का खुद का पैसा थोड़ी है, वो तो आपको वापस देंगे भी ना, मतलब उससे क्या उनकी अर्निंग हो रही है। तो देखो ऐसा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अभी आपने जो डिपॉजिट करा, मैंने डिपॉजिट करा और भी बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट करा, इसमें से क्या होगा ना कि वो 15% तो रखेंगे अपने पास। इन केस अगर कोई भी बंदा, जैसे मैंने अभी 2 लाख दिए और मैं थोड़े टाइम बाद या 1-2 दिन बाद ही चले जाऊंगी, मेरे को मेरे 2 लाख दे दो, है ना, तो वो सेफ्टी रखने के लिए बैंक क्या करेगा कि 15% जो है अपने पास में रखेगा। ऐसे हर डिपॉजिट में से वो 15% जो है वो अपने पास में रखेंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि इमरजेंसी में ही इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद में बंदा दूसरे तीसरे दिन ही आता है, वरना वो थोड़े टाइम बाद ही आते हैं। और जितने डिपॉजिट हुए, मान लो दिन भर में 100-150 या 1000 लोगों ने डिपॉजिट किया है सामान, है ना, पैसा जो है वो डिपॉजिट किया है। अब यार इतना बड़ा देश है तो 1000 लोग तो करते होंगे डिपॉजिट दिन भर में, तो उन्होंने डिपॉजिट किया तो उससे पैसा तो बहुत सारा बन जाएगा ना उनके पास में। तो वो क्या करेंगे, वो इस पैसे की मदद से लोन देंगे, ठीक है। आपने जो पैसा दिया उसका 15% उन्होंने रख लिया। अब वो बाकी सारे जो भी सबके इकट्ठे होके जो भी बचे हुए अमाउंट है उसमें से क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं। तो ये दिमाग में आना कि बैंक लोन देता है तो बैंक के पास में भी पैसा कहाँ से आता है, तो यहाँ से आता है। आपने डिपॉजिट दिया, 15% उन्होंने अपने पास में रखा और बाकी का जो अमाउंट है, फिर अगर मान लो कोई बंदा आ रहा है लोन लेने के लिए कि यार मुझे लोन चाहिए, मैं ऐसा जो है वो सामान गिरवी रख देता हूँ और आप मुझे इतने हजार का या इतने लाख का लोन दे दो, है ना। तो अब इतने सारे डिपॉजिट में से लाखों रुपए तो छोटी मोटी बात है, बहुत पैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो आसानी से लोन दे पाएंगे। अब फिर वो कमाएंगे कैसे, बैंक वाले कमाएंगे कैसे, बैंक की इनकम इसमें से कैसे हुई। आप बोलोगे कि मैम डिपॉजिट कर लिया, अब वो डिपॉजिट में से 15% उन्होंने रखा, फिर थोड़े टाइम बाद आप भी लेने आ जाओगे तो आपको भी देना है, प्लस वो लोन वाले को भी पैसा देना है। तो इसमें बैंक की क्या कमाई हुई, देखो बैंक की कमाई ऐसी हुई कि मैं जो डिपॉजिट कर रही हूँ उस पर क्या देता है लोन, बैंक जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, मतलब मेरा थोड़ा सा पैसा बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन वो जो इंटरेस्ट दे रहा है ना वो कम दे रहा है, किसके कंपेरिजन में, जब बंदा लोन लेके जाता है। मान लो मैंने डिपॉजिट, अब आप लोन लेने आए हो, आप बोल रहे हो कि मेरे को लोन दे दो, तो वो लोन पे आपको क्या बोलेंगे कि आपको इतना इतना इंटरेस्ट लगेगा, मतलब हर महीने जब आप किस्त पे करोगे इस पे आपको इतना अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हम आपको लोन दे रहे हैं, है ना। आपने सुना होगा ना कि ब्याज देना पड़ता है, एक तो प्रिंसिपल जो मूल होता है प्रिंसिपल अमाउंट वो तो देना ही पड़ता है, साथ में एक्स्ट्रा पैसा लोन लेने वाले को देना पड़ता है। समझ में आ गई बात। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लोन देने वाला देता है ना उस अमाउंट के ऊपर, उससे बैंक की कमाई होती है। समझ में आई बात। इस चीज को वापस से मैं समअप कर लेती हूँ। आप खड़े हो, मैं खड़ी हूं, मैं इधर से गई, मैंने 2 लाख रुपए बैंक वाले को दिए कि आप मेरा अमाउंट डिपॉजिट कर लो, मैं चली गई। अब बैंक वाला क्या करेगा, 15% अपने पास में रखेगा और बाकी पैसा जो है वो हटा के अपनी सेविंग में डालेगा, ठीक है। अब आप गए, आपने बोला मेरे को लोन चाहिए, तो उसी पैसे में से वो लोन दे देगा बंदे को। अब और क्या करेगा, मेरे अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट देगा, मतलब बैंक की तरफ से जो पैसा मुझे मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है ना, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, तो वो कम मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू जो बंदा लोन लेने या फिर आप लोन लेने गए
हो तो आप जब प्रिंसिपल के साथ साथ में क्या करोगे, किस्त भरोगे और साथ साथ में ब्याज भी देते रहोगे। तो ब्याज देते रहोगे ना, बहुत सारा ब्याज होता है, तो उससे कितना पैसा हो जाता है बैंक के पास में, तो ब्याज 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 से सारा अमाउंट जो है वो कवर हो जाता है। साथ ही साथ में जो मेरे हिस्से में से जो आपको लोन दिया है बैंक ने, वो भी तो बंदा देगा ना, प्रिंसिपल के ऊपर से ब्याज देगा। समझ में आ गई बात? तो मेरा जो पैसा दिया है वो भी निकल जाएगा थोड़े टाइम बाद और ऊपर से इनकम भी हो जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बहुत सारे डिपॉजिटर रहते हैं, बहुत सारे डिपॉजिटर रहते हैं। आप कुछ लोग लोन लेने आते हैं और जो डिपॉजिटर रहते हैं वो हाथों हाथ ही पैसा लेने नहीं जाते, आते तो वो बहुत दिन बाद है ना। तो सारा कुछ कवर हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। इस तरीके से देने वाले का भी काम हो जाता है, लेने वाले का भी काम हो जाता है और बैंक का भी काम हो जाता है। समझ में आई कि नहीं बात? और हमको ऐसा लगता है कि बैंक क्या फ्री सर्विस दे रहे हैं? फ्री सर्विस नहीं दे रहे हैं, उनको पैसा मिलता है इस चीज से। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। जो डिपॉजिट का मेजर पोर्शन है उसी से फिर वो लोगों को लोन देते रहते हैं। लोन देने के बाद में क्या होता है, बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस। जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा है वही डिपॉजिट करेंगे। तो जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा है प्लस जिनके पास में कम पैसा है, यानी कि जिनको पैसा चाहिए, उसके बीच में मीडिएटर का काम करता है कौन? बैंक। समझ में आ गई बात? मतलब पूरे देश में आप सोचो कि कितनी अच्छी प्रोसेस है। जिनके पास में पैसा है, आप डिपॉजिट अगर बैंक में कर रहे हो ना, तो आपका पैसा लोगों को भी काम आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। आप जब भी लेने जाओगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंटरनली वो पैसा दूसरे लोगों की मदद में आ रहा है। आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो ये सोच के कि मैं थोड़े टाइम बाद ले लूंगा, लेकिन बैंक उसी पैसे से लोन भी लोगों को दे दे रहा है। तो वो सारी चीजें जो है वो बराबर हो जा रही है। प्लस बैंक ये मेहनत कर रहा है ना, दोनों लोगों की मेहनत कर रहा है, वो सेवा दे रहा है, ठीक है, तो वो अपना खर्चा भी तो थोड़ा बहुत निकालेगा। तो फिर वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो इधर से आता है, जो लोन ले रहा है उसके पास से जो पैसा आता है, उससे उनकी इनकम भी बढ़िया सी हो जाती है। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट पे जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक देती है वो थोड़ा बहुत ही देती है, वहीं जो लोन से इंटरेस्ट लेती है वो बहुत ज्यादा लेती है। तो जाहिर सी बात है पैसा बच जाता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट is charged from borrower and what is paid to depositor is the main source of income for bank। जो बैंक जो ये इस चीज को माइनस करना, ठीक है, किस चीज को माइनस करना कि जो ब्याज लोन लेने वाला दे रहा है बैंक को, उसमें से माइनस करना क्या, जो ब्याज बैंक डिपॉजिटर को दे रहा है वो थोड़ा सा है, ठीक है, और जो ले रहा है वो ज्यादा है। तो ज्यादा में से थोड़े से को माइनस कर दो, कुछ अमाउंट तो बचेगा ना, तो फिर उससे इनकम हो जाती है। पूरा चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। 10 बार 20 बार मैंने अच्छे से बार 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 बोल बोल के आपको समझा दिया है। एक और बार 2-3 बार आपका करना, आपके एनसीईआरटी में से ऐसे ऐसे पढ़ लेना, तो एकदम छप जाएगा दिमाग में, कहीं नहीं जाना। फिर घर पे मम्मी को कहानी सुनाना, आपको पता है बैंक कैसे कमाता है, आपको पता है आप डिपॉजिट देते हो तो उससे क्या होता है, पापा से बात करना। अब आपको मालूम है आप डिपॉजिट देते हो तो आपके ऊपर से जो ब्याज ऊपर से आपको थोड़ा बहुत भी देता है, तो वो बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है, या फिर लोन लेने के लिए बैंक के पास में पैसा कहाँ से आता है, या फिर इन सारी प्रोसेस में बैंक पैसा कैसे कमाता है। तो ये आप बताया ना आपके पापा को, जाके थप्पी देंगे आपको बढ़िया पीठ पे कि वाह बेटे क्या पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। जैसे कि ये बैंक है एक, और आप पिक्चर की तरह से भी समझ सकते हो कि पीपल क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट दे रहे हैं बैंक में, उनकी सैलरी आई है, बिजनेस हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, तो जो भी पैसा आया है उससे उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब रिटर्न में बैंक की तरफ से क्या मिलेगा, लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा जो कि थोड़ा होगा, ठीक है। वहीं अगर किसी को लोन लेना है, इन्हीं में से लोगों को भाई पैसा कितना भी हो, लोन तो कई बार लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये लोन लेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, लोग लोन लेंगे। तो ये डिपॉजिट में से ही कुछ हिस्सा जो है वो लोन ले लिया जाएगा। बैंक क्या करेगा, 15% अपने पास में रखेगा, और बाकी सब, ताकि अगर ये 15% क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ेगी, दूसरे तीसरे दिन लेने आ गए, तो आपके में से 15% थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करेगा, आपको आपका डिपॉजिट जो है वो देने में सक्षम रहेगा, ठीक है। और ये लोन देंगे और फिर यही रिटर्न में क्या करेंगे, बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे ये ज्यादा होगा, ये इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा ये वाले इंटरेस्ट से। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत इजी सा किस्सा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब ये लोन लेने के किस्से को हम समझते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक को ऐसे समझ रहे हैं, एक टॉपिक कहीं पे आके खत्म हो रहा है उसी को उठा रहे समझ रहे हैं, फिर उसमें से कुछ खत्म हो रहा है उसको उठा रहे और आगे समझ रहे हैं। जैसे कि मनी है तो क्या किस किस तरीके की है, क्या काम आती है, मनी को ही क्यों यूज करते हैं, फिर मनी है तो कौन कौन से तरीके की मनी है उसको हमने समझा, ठीक है। फिर उसके बाद में चेक को हमने खत्म किया कि भैया बैंक जो है वो रिटर्न में आपसे कुछ लेता नहीं इन सेवा को लिए, तो बैंक की इनकम कैसे होती है, तो फिर उस चीज को हमने समझा। अभी बैंक में हमने क्या समझा कि लोन दिया जाता है, तो ये लोन को हम समझते हैं, ये जो लोन है इसको और हम अच्छे से समझते हैं कि
इस लोन से कई सारी कंडीशन अलग अलग तरीके की क्रिएट हो सकती है, कई सारी सिचुएशन लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके की क्रिएट हो सकती है ना। जैसे कुछ लोगों को लोन लेके फायदा हो सकता है तो कुछ लोगों को लोन लेके नुकसान भी हो सकता है। ये बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और दी अदर, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, उससे काफी ज्यादा क्रेडिट जो है वो इन्वॉल्व रहता है, मतलब फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। क्रेडिट क्या हो गया, लोन हो गया, या फिर एक तरीके से पैसा लेना। क्रेडिट देखो, आप क्रेडिट और डेबिट भी समझना, क्रेडिट और डेबिट में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो क्रेडिट क्या होता है, जब आपको सैलरी मिलती है ना तो आपको एक मैसेज आता है दैट योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आया है, ठीक है। और डेबिट होना मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट में से पैसा निकलना। अब वो भले आपने आपके पर्सनल खर्चे के लिए खरीदा हो, आपकी किस्त कटी हो, लोन का इंटरेस्ट कटा हो, वो कुछ भी हो, निकलना पैसा इज डेबिट और पैसा मिलना इज क्रेडिट, ठीक है। तो लोन एक तरीके का क्रेडिट ही है ना, आपको पैसा मिल रहा है ना, आप लोन लेने जा रहे हो तो रिटर्न में आपको पैसा मिल रहा है। समझ में आ गई बात। क्रेडिट क्या होता है या फिर लोन क्या होता है, रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। ये क्या है, एग्रीमेंट है, एक आपने क्या की, एक डील की है। द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, जो देने वाला है वो लेने वाले को पैसा देता है, ठीक है। जो दे रहा है उसका पैसा आपके पास में आ रहा है, जो ले रहा है, ठीक है, विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब वो मनी हो सकता है, गुड हो सकता है, कोई सा भी मतलब कोई सा भी सामान हो सकता है, फिर कोई सी भी सर्विस हो सकती है, यानी कि कुछ भी काम हो सकता है ना, वो आपको करके देगा जो भी है लेंडर। और आप रिटर्न में जो बोरोवर है वो क्या करेगा, वो प्रॉमिस करेगा कि हाँ मैं आपको थोड़े टाइम बाद लौटा दूंगा, या फिर उसका पैसा मैं आपको थोड़े टाइम बाद दे दूंगा। तो यही क्या होता है, लोन कहलाता है, या फिर यही क्या होता है, क्रेडिट कहलाता है। समझ में आई बात। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। अभी जो क्रेडिट है ये किस तरीके से काम करता है, इसको हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है फेस्टिवल सीजन। अब फेस्टिवल सीजन में क्या हो रहा है ना, फेस्टिवल सीजन में ऐसा हो रहा है कि सलीम है, सलीम क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब वो शू मैन्युफैक्चरर है, मतलब वो मैन्युफैक्चर करता है जूतों को, ठीक है। तो अब उसको फेस्टिवल के समय पे काफ़ी बड़ा सा ऑर्डर मिला कि भाई आप हमको इतने इतने शूज़ बना के देना, है ना। अब इतने इतने शूज़ बना के देना, तो वो उसको ऐसा लगा कि अरे वाह यार बढ़िया, फेस्टिवल में तो अपनी अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर उसको शूज़ बनाना है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, शूज़ बनाना है, तो उसको अपने अंडर थोड़े लोगों को भी रखना पड़ेगा, जिनको रखेगा, अगर उनसे काम कराएगा तो उनको पैसा भी देना पड़ेगा, प्लस साथ साथ में लेदर वगैरह भी उसको चाहिएगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें उसको ज़रूरत लगेगी अगर उसको ऑर्डर को पूरा करना है तो। अब वो कैसे ऑर्डर को पूरा करे, क्योंकि उसके पास में तो इतना पैसा नहीं है कि किसी लोग को हायर कर ले और फिर उसके बाद में उनको जो है वो पैसा दे पाए। वो तभी पैसा दे पाएगा जब उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, और जो जिसने ऑर्डर दिया है वो तो बाद में पैसा देगा ना, पहले से पैसा क्यों देगा वो, है ना। वो ऑर्डर कंप्लीट होगा, अच्छा सामान लगेगा तो फिर वो पैसा देगा। लेकिन अब सलीम को तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं टाइम से ऑर्डर कंप्लीट करूं तो मुझे पैसा मिलेगा। अब उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, लोग चाहिए, लेदर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सलीम क्या सोचता है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, पहली चीज तो मैं ऐसा करता हूँ कि लेदर वाले से ऐसा करता हूँ कि जो लेदर ट्रांसफर करेगा उसको मैं कह देता हूँ कि आप मुझे लेदर अभी दे दो, ठीक है। मैं जैसे ही मेरा पूरा सारा कुछ कंप्लीट होगा, मतलब मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी और मुझे जो पैसा आएगा, मैं फिर आपको उसके ऊपर रिटर्न जो है वो पैसा कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे उसने एक पहला लोन मतलब ये सामान का लोन हो गया, है ना, पहला लोन तो उसने ये ले लिया। फिर दूसरा लोन उसने ऐसा ले लिया कि एक मनी लेंडर से पैसे ले लिए, 1000 शू के हिसाब से जितना भी पैसा जो है वो बनना, मतलब उसको जो वर्कर को देना रहेगा, तो एक मनी लेंडर से पैसा ले लिया, कह दिया कि मेरा जैसा ही ऑर्डर में दे दूंगा, मेरे को रिटर्न में पैसा आएगा तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, ठीक है। ऐसे करके उसने पैसे एक तरह से लेदर ले लिया और एक तरफ से क्या ले लिया, पैसा ले लिया। तो दो तरीके से क्रेडिट उसने ले लिया, या दो तरीके से उसने लोन उसने ले ली, ठीक है। अब उसने बढ़िया भिड़ के मेहनत कर ली, लोगों को हायर भी कर लिया, तो पैसा था उसके पास में जो उसने मनी लेंडर से लिया था, उन तीनों को पैसे भी दे दिए कि भैया चलो ठीक है, तुम काम कर रहे हो मेरे यहाँ पे तो तुम्हारे ये पैसे, और साथ में जो लेदर लिया था उससे उसने शूज भी अच्छे से बना लिए, और वो टाइम से सामान जो है, जो ऑर्डर था उसका वो कंप्लीट कर पाया, और जिसने ऑर्डर दिया था उसको उसने सारे शूज दे दिए। तो जिस ऑर्डर वाले को पसंद आया कि वायर भैया बहुत जल्दी काम कर दिया तुमने, तो उसने रिटर्न में उनको पैसा दे दिया वापस से सलीम को। जब सलीम को पैसा मिला ऑर्डर का, तो उसने जहां से लोन लिया था, जैसे कि मनी लेंडर से पैसा
पैसा लिया था उसको दे दिया, और लेदर वाले ने जो उसको लेदर दिए थे तो उसके बदले में उसने पैसा नहीं दिया था ना, तो उसको भी पैसा उसने लौटा दिया और खुद की भी अर्निंग हो गई बढ़िया से, है ना। तो इससे क्या हुआ, ये ऐसा क्रेडिट हुआ जिससे कि सलीम अपना जो काम है वो बढ़ा पाया, क्योंकि देखो ये जो ऑर्डर उसको मिला था उसकी बात 10 जगह होगी, सलीम ने ऑर्डर टाइम से दे दिया, अच्छा काम किया, बढ़िया से काम करता है, तो ऐसे उसका काम क्या हो गया, फैल गया एकदम बढ़िया से, अच्छा लगा लोगों को, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो उसका काम इस तरीके से बढ़ेगा। तो बेसिकली इस लोन से क्या हुआ, सलीम को फायदा हुआ, ठीक है। द क्रेडिट हेल्प सलीम टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट की मदद से जो प्रोडक्शन में पैसा लग रहा था उसमें उसको हेल्प मिली, और साथ ही साथ में वो प्रोडक्शन को टाइम पे कंप्लीट कर पाया, एंड इंक्रीज इज अर्निंग, उसको पैसा भी उसका बच गया। पॉजिटिव रोल प्ले करा किसने, क्रेडिट ने, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं किसकी, सपना की। अब सपना के साथ में क्या हो रहा है ना, सपना के साथ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सपना क्या करती है, खेती वगैरह करती है। अब जब वो खेती करती है तो उसने क्या किया, अब खेती में भी ऐसा नहीं है भाई कि बीज डाला ओम्बू भट्ट और बढ़िया आपका जो है वो सारा सामान निकल गया। लोग कहते हैं खेती में बहुत पैसा है, अरे पैसे ज़्यादा मेहनत है उसमें, और इवन आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है खेती में, बीज खरीदना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी का, इरीगेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ट्यूबवेल वगैरह आपको लगवाने पड़ेंगे, साथ ही साथ में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कीड़े वगैरह ना लग जाए। फिर हार्वेस्टिंग जब होगी या जो दवाई छींटने वाले लोग होंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग होगी उसके लिए लोगों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हार्वेस्ट एक बंदा नहीं उखाड़ के चलो हो गया हमारा काम, ऐसे नहीं कर सकता, 4 लोग लगवाने पड़ेगा कि भैया चलो अपने को क्या करना है, ये सारा कुछ जो है उपज अपनी निकली है, ठीक है, इसको अपने को क्या करना है, निकालना है, ठीक है, तो वो 4-5 लोग लगाएंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे करके शुरुआत, फिर ये जब सारा इकट्ठा होगा फिर मंडी में बेचने जब जाएंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा लगेगा, फिर उसके बाद में पैसा मिलेगा आखिरी में जब मंडी में कोई सही दाम में उसको खरीदेगा। वो दाम में भी 10 मगजमारी, कोई कह रहा है इतने में ही खरीदेंगे, तो आप कह रहे हैं कि इतना तो हमको लागत ही लग गई इसके अंदर, थोड़ा और पैसा दो। तो जब कोई मान जाएगा अच्छा पैसा देने में तभी आपको जो है वो प्रॉफिट होना है खेती से, नहीं तो फिर वो जितना लगाया इतना का इतना ही मिलता है, तो फिर और दिक्कत, ठीक है। तो अब सपना के साथ में क्या हो रहा है ना कि इतना जो शुरुआत में उसको पैसा लगाना है उसके लिए उसके पास में पैसा है नहीं, तो वो क्या करती है, वो छोटा सा लोन ले लेती है, ठीक है, मनी लैंडर से, कि मैं सारा कुछ करके उसके बाद में जो भी जब भी मैं बेचूंगी मुझे जो सामान मिलेगा, मतलब पैसा जो मिलेगा उससे मैं लोन चुका दूंगी करके उसने सोचा कि मेरा काम जो है वो अच्छे से बन जाएगा और पैसा तो इसके बाद में मिलना ही है, तो मैं लोन चुका दूंगी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसकी हार्वेस्ट जो है वो खराब हो गई, ठीक है, क्रॉप जो है वो खराब हो गई। अब क्रॉप खराब हो गई ना सपना की, तो फिर उसको पैसा कैसे मिलेगा, खराब क्रॉप का कोई पैसा दे सकता है क्या मंडी में, खराब क्रॉप का भी पैसा नहीं दे सकता। तो अब सपना लोन कैसे चुकाए, ठीक है, तो सपना लोन नहीं चुकाती, अब वो इसका तो लोन चुका नहीं पाती, प्लस अब उसको दूसरी खेती भी वापस से करनी है, तो फिर वो थोड़ा और लोन ले लेती है कि चलो अब खेती अच्छे से करती हूँ, ठीक है। अब वो खेती जब वापस से अच्छे से करने लगती है तो फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर वो लोन पे नहीं कर पाती, तो पिछला वाला लोन भी पे नहीं कर पाई, ये वाले में भी कुछ कुछ दिक्कत है, और कर पाई है तो थोड़ा बहुत कर पाई है, तो ऐसे में सपना क्या हो गई, उसको कर्ज बढ़ता गया अपने ऊपर, ठीक है। अब वो पैसा ले तो कैसे ले वापस, तीसरे बंदे से ले ही नहीं सकती, है ना भाई, पिछले ही 3 नहीं चुकाए तो फिर क्या ही होगा। तो ऐसे सपना क्या हो गई, जाल में फंस गई, किसके, लोन के, ठीक है। तो सपना नहीं कर पाई उस तरीके से काम जिस तरीके से सलीम का काम आसानी से हो गया। समझ में आ रही है बात, क्योंकि सलीम का तो ऐसा केस था कि सलीम लोन लेगा, सामान बनाएगा तो मैन्युफैक्चर उसको पैसा देगा ही। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जूते में सड़न लग जाएगी बनाते बनाते, या फिर बारिश होगी तो खराब हो जाएगी, ओले गिर जाएंगे तो खराब हो जाएगी। लेकिन फसल का तो ऐसे ही है, फसल का तो नुकसान कैसे भी हो गया, कुछ नहीं भी हो गया तो कीड़े लग गए, है ना, या फिर कुछ भी दिक्कत हो गई, या ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो गया सामान पूरा का पूरा, ठीक है, तो वैसे दिक्कत हो गई। तो ऐसे सपना को क्या हो गया, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। सपना जो लोन का जाल है, डेट ट्रैप है, उसके अंदर जो है वो सपना फंस गई। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपनाज इंप्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ बिफोर, पहले से भी उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, हेल्थ तो हुई नहीं हुई, अर्निंग तो बढ़ी नहीं बढ़ी और हालत खराब हो गई। डेट ट्रैप हो गया, डेट ट्रैप मतलब कि ये जो लोन है इसके अंदर वो फंस गई थी, ठीक है, मतलब उधारी में अब क्या हो गई, वो फंस गई। रिकवरी इज वेरी पेनफुल, अब कैसे इससे बाहर निकलेगी, तो ऐसी समस्या क्या हो गई, सपना को हो गई। तो इस तरीके से काफी ज्यादा दिक्कतें होती है जो फेस करनी पड़ती है जब आप लोन ले रहे होते हो। तो सभी लोगों को लोन उतना फायदेमंद नहीं देता जितना नॉर्मल को अपने को ऐसा लगता है, अरे लोन ले लो बड़े पैसे आराम से चुका देंगे। आपको सारी चीजें सोचनी पड़ती है अच्छे से कि आप चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि नहीं चुका पाओगे तो फिर वो और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर आप
का अगली जो भी अर्निंग होगी उसमें से पहले आपको चुकाना पड़ेगा, तो आप कुछ भी सेव आपके लिए नहीं कर पाओगे, है ना। तो सभी लोगों के लिए सिचुएशन अलग अलग रहती है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट या फिर लोन जो है वो लिया या दिया जाता है। अब देखो, लोन लिया और दिया तो जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप बैंक के पास में जाओगे भाई लोन दे दो, तो बैंक बोलेगा हाँ 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 ले जाओ ले जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बैंक से पैसा ले रहे हो, तो बैंक को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप उस काबिल हो कि पैसा रिटर्न कर पाओगे। बैंक ऐसे फ्री में पैसा नहीं फेंक रहा होता है, ठीक है, वो इंश्योर करता है कि आप जितना अमाउंट ले रहे हो, आप तो कह दो कि मुझे तो 10 लाख चाहिए, चले बैंक के पास में, बैंक को बोला 10 लाख नहीं दे देगा बैंक, वो देखेगा कि आप 10 लाख लेकर जाओगे तो वापस दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा कि आपकी सैलरी कितनी आती है, हर महीने की सैलरी कितनी आती है, क्या आती है, उस हिसाब से देखेगा कि आपको कितने इंस्टॉलमेंट वगैरह में आप पैसा वापस पे कर सकते हो, कितने इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो डिसाइड होता है। साथ ही साथ में वो एक आपके बिहाफ पे क्या रखेंगे, कुछ सामान गिरवी रखेंगे। एक तो डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, दूसरा आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। आपको मतलब जैसे मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया, तो 5 लाख तो आपको पे करना ही करना है, साथ साथ में आपको क्या देना है, ऊपर से ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। जितने भी रेट पे कि भैया आप 6% के रेट पे या 10% जो भी रेट, इंटरेस्ट का रेट जो भी बैंक आपको बोल रहा है कि हर साल पे आपको इतना जो है वो ब्याज लगना है, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको बैंक को देना ही देना है। साथ में बैंक क्या बोलेगा कि आप कुछ सामान गिरवी रखो कि इन केस आप लोन नहीं दे पाते हो, तो हम ये जो आपका सामान है उसको हम अपने अधिकार में ले लेंगे और फिर हम चाहें तो इसको बेच सकते। आपका जो भी आप नहीं लोन दे पा रहे हो, तो फिर उसको हम क्या कर लेंगे, आपका सामान बेच के हम उसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो वो ऐसा भी नहीं कि गिरवी रखने के लिए आप कह रहे हो कि आपने 5 लाख का लोन दिया है और आपने गिरवी रखने के लिए एक साड़ी दे दी। गिरवी रखा हुआ सामान भी ऐसा होना चाहिए कि उस सामान को बेचकर लोन जो है वो चुकता हो सके, ठीक है, बराबर हो सके। तो मतलब उस अमाउंट का होना चाहिए, उस अमाउंट के हिसाब से होना चाहिए जितना आप लोन लेके जा रहे हो। समझ में आ रही है बात। तो ये तीनों चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड साथ साथ में कोलैटरल, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब इस टर्म पे ये आपकी सारी चीजें देखने के बाद में ही आपको लोन दिया जाएगा, आपको क्रेडिट दिया जाएगा। समझ में आ रही है बात। हिंदी में समझ लिया, अब एक एक करके आपकी बुक की भाषा में कैसे दिया हुआ है समझ लेते हैं। कोलैटरल क्या होता है, इट इज एन असेट। कोई भी सामान, आपका घर हो गया, आपने गाड़ी गिरवी रख दी, घर गिरवी रख दिया, 5 लाख का लोन लिया, मान लो आपकी 5 लाख समथिंग की गाड़ी है, आप वो गिरवी रख दो, या आप होम लोन ले रहे हो तो, या फिर आप कोई सा भी घर के लिए लोन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो फिर आपने आपके घर के पेपर गिरवी रख दिए कि अगर लोन नहीं पे कर पाऊँ तो फिर आप जो है वो घर जब्त कर लेना, ऐसा। तो फिर जब आप लोन पे कर, आप फिर कोलैटरल कब मिलेगा मैम हमको वापस, तो जब आपने लोन पे कर दिया ना, तो फिर वो ऐसा कैसा कोलैटरल आपको वापस दे देंगे। सोना चांदी गिरवी रख सकते हो, आपकी ज्वेलरी जो है वो, क्योंकि उतने अमाउंट की होती है ना कि वो फिर बेच के उसको गला के उनका पैसा जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो सोने चांदी का आपने सामान रख लिया, तो उससे आपका जो है वो लोन बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यही सब क्या आता है, ये सारा का सारा कोलैटरल के अंदर आता है। ये एक ऐसा असेट होता है, मतलब ऐसी चीज होती है जिससे कि क्या हो सकता है, बोरोवर ओन करता है, ऐसा असेट होता है जो कि बोरोवर का खुद का अपना होता है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गए, लाइफ स्टॉक यानी कि उसकी जो भी भेड़ बकरियां हैं अगर है गाँव वगैरह में तो लाइफ स्टॉक ही होते हैं। डिपॉजिट है, अगर मान लो कि आपने पहले से बैंक के अंदर कुछ 2-3 लाख का डिपॉजिट आपने रखा हुआ है, अब आपको लोन लेना है 10-1 लाख का या फिर 8 लाख का या 5 लाख का, ऐसा करके कुछ आपको लोन लेना है, तो फिर वो डिपॉजिट आप ऐसे कोलैटरल की तरह रख सकते हो कि भैया ये मैं गिरवी रख रहा हूँ अपना डिपॉजिट, अगर नहीं पे कर पाऊँ तो आप डिपॉजिट जब्त कर लेना। समझ में आ गई बात। तो वो डिपॉजिट एक तरीके से हो सकता है। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी। वो क्यों दे रहा है कि गारंटी दे रहा है कि मैं पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस में आके आपको क्या करूंगा, दे दूंगा मैं लोन वापस, अगर नहीं दे पाऊं ना तो आप ये सामान आप रख लेना आपके पास में। समझ में आ गई बात। तो कोलैटरल को फिर से हम समझ लेते हैं। कोलैटरल क्या है, ऐसा सामान है, भले वो जमीन हो, आपका बिल्डिंग हो, आपकी लाइफ स्टॉक हो, आपकी ज्वेलरी हो, है ना, मतलब सोना चांदी जो भी है, वो ऐसा सामान है कि आप बैंक को कह रहे हो कि आप ये रख लो अभी आपके पास में, मेरे को लोन आप दे दो, मैं जैसे ही लोन पूरा कर दूं आपका तो आप ये सामान मेरे को वापस दे देना। इसको क्या कहा जाता है, कोलैटरल कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में बोले तो कुछ भी सामान जो है वो गिरवी रखना। समझ में आई बात। इन्हीं को क्या कहा जाता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहला कि इंटरेस्ट रेट, कि आप जितना लोन लेके जा रहे हो उस पे आप ब्याज भी दोगे, यानी इंटरेस्ट भी पे करोगे। आपका कोलैटरल कि आप क्या गिरवी रख के जा रहे हो, साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी आप बैंक को दिखाओगे कि आपकी सैलरी कितनी है। पता चला आपको 10 लाख का लोन लेना है, आपकी सैलरी 10-1 हजार की है सिर्फ, तो कोई
मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपकी सैलरी कुछ नहीं है, आपकी कोई इनकम ही नहीं है और आप चले हो लोन लेने, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ हम काबिल हैं इतना लोन लेने के लिए, धीरे धीरे करके पे कर देंगे। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती हैं, एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, जिस भी जो आपका रीपेमेंट का जो मोड है वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि गिरवी रखना है तो घर ही गिरवी रखना है, गिरवी रखना है तो गाड़ी गिरवी रखनी है, इसके अलावा नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है हर बोरोवर पे और हर लेंडर पे, मतलब जो देने वाले पे और लेने वाले पे, ठीक है। सबके अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं, सबके अलग अलग सैलरी स्लिप हो सकती है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, जितना अमाउंट वो ले रहे हैं, साथ में जो गिरवी रख रहे हैं वो भी सब कुछ वेरी करता है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पर वो हाँ बैंक वाले उनके हिसाब से फिर उस चीज़ को प्लान करते हैं। इसमें आप विलेज का एग्जाम्पल और लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव दोनों का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आपको अच्छे से चीज़ों को समझनी है, मतलब मैंने तो आपको एक्सप्लेन करके बढ़िया से बता दिया, ठीक है, लेकिन आपको 3 केसेस दिए हुए हैं, विलेज के केसेस आपको दिए हुए हैं, उसके अंदर आपको चीज़ों को समझाया हुआ है, प्लस साथ में ही कोऑपरेटिव से लोन लेने का किस्सा आपको समझाया हुआ है। कोऑपरेटिव से लोन लेने का ये तो तीनों स्टोरी है, ठीक है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। कोऑपरेटिव वाला मैं आपको एक अच्छे से बता दूं, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, ये यूजुअली रूरल एरियाज में जो है वो बने होते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव फर्म्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो इसके क्या होते हैं, इसके फार्मर जो होते हैं ना, गाँव के फार्मर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं। अब वो क्या करते हैं, हर समय पे अपनी सेविंग जो बच रही है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सब लोग, ठीक है। जब उनके पास में अच्छी सेविंग हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, उस सेविंग के बिहाफ पे उन सेविंग को गिरवी रख के या फिर उन सेविंग को डिपॉजिट करके उसका कोलेटरल बना के बैंक से अच्छा लोन ले लेते हैं। तो बैंक को भी ऐसा रहता है कि हाँ भैया सेविंग अच्छी है तो आसानी से हम लोन दे सकते हैं। तो वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे लोन नहीं निकलेगा, अब वो ग्रुप के नाम पे, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसके नाम पे लोन निकलेगा। तो अब उसमें से जैसे कुछ बड़ा लोन ले लिया, भाई इतने सारे मेंबर्स हैं, तो भाई 2500 मेंबर होते हैं, कई बार 100-150 मेंबर्स भी होते हैं, तो उनकी तो सेविंग अच्छी हो जाएगी ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इंक्लूड करेंगे तो उसके नाम पे वो काफी बड़ा लोन ले पाते हैं। बैंक भी दे सकता है, बैंक भी ऐसा रहता है कि हाँ ये लोग दे देंगे, क्योंकि सबकी इनकम जो है वो हो जाएंगी, उसे मिल जाएगा, तो बैंक भी नहीं हिचकिचाता। अब कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो इतना बड़ा लोन ले सकता, और फार्मर्स रहते तो दे भी नहीं पाते कि भैया नहीं दे पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वहीं ग्रुप रहेगा तो बैंक भी आसानी से दे देगा, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है, वो जो लोन मान लो 10 लाख का ले लिया, आप किसी को 2 लाख का लोन लेना है, उन मेंबर्स में से किसी को 2 लाख का लेना है, किसी को 1-8 लाख की चाहिए, किसी को 5 लाख की चाहिए, तो वो आसानी से फिर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में से फिर पैसा ले सकते हैं, फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे कर सकते हैं, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बैंक को पे कर सकती है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से काम जो है वो आसान हो जाता है। तो ये लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये लोन लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से निकाले हुए। लोन लेने के क्या अलग अलग तरीके होते हैं? पहला तरीका ये होता है कि आप लोन ले रहे हो फॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल सेक्टर से आप लोन ले रहे हो, जैसे कि आप बैंक गए, बैंक से आपने लोन ले लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर बन गए, ये सब क्या है, फॉर्मल, मतलब बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम चलेगा। आप कुछ सामान गिरवी रखोगे, आपकी पहले से सेविंग दी हुई होगी, तो इस तरीके से आप जो है वहां से लोन लोगे। तो ये क्या कहलाएगा? फॉर्मल सेक्टर का लोन कहलाएगा, जो कि या तो बैंक या कोऑपरेटिव से लिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को सुपरवाइज करता है। कौन सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने ये देखा ना पिछले वाले एग्जाम्पल में, या कब हमने पढ़ा था कि हाँ, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक में हमने देखा था कि डिपॉजिट का कुछ अमाउंट क्या करती है, बैंक अपने पास में रख लेती है ना, 15% अपने पास में रखती है, बाकी सारा जो है वो लोन वगैरह लेन देने का काम जो है वो करती है। तो आरबीआई जो है वो क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है कि जो बैंक है ये अच्छे से लोन लोगों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, किस इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा पैसा लोन में ही चले जा रहा है। पता चला कि जिस बंदे ने डिपॉजिट किया है बैंक में, वो थोड़े टाइम बाद लेने आया है, तो बैंक कह रहा है कि हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है ना, तो ये भी चीज गलत है। तो इन सारी फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी बैंक है उन सबकी फंक्शनिंग के ऊपर नजर रखता है आरबीआई। सारे बैंक को क्या करना पड़ता है? आरबीआई को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि हमने इतना लोन दे रहे हैं, इतने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं पता चला कि लोन बहुत इंटरेस्ट पे ही बैंक लोन देने लगे, तो बैंक को जिस हिसाब से जो चीज सोच के बैंक सेटअप किए गए थे कि भाई लोन आसानी से लोगों को मिल पाएगा, लोग आसानी से डिपॉजिट कर पाएंगे, सारा काम लोगों की सुविधा के लिए बैंक जो है वो बनाए गए। अब मान लो कि बैंक इंटरेस्ट इतना पे
पे करने लगा कि बंदा जो लोन लेके जा रहा है उसका तो पिचकड़ा ही निकल गया, तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आरबीआई सुपरवाइज करता है कि सही जो दाम है उसी उतना ही ब्याज जो है वो लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ आरबीआई सुपरवाइज करता है। साथ ही साथ आरबीआई ये भी देखता है कि ऐसा तो नहीं कि बैंक जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, उनको लोन आसानी से दे रहा है, और जो बेचारे फार्मर हो गए, छोटे मोटे लोग हो गए, उनको लोन देने में नाटक कर रहा है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक सेटअप ही इसलिए किए गए ताकि जिस इंसान को जरूरत है पैसे की, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको आसानी से पैसा मिल जाए और आसानी से वो अपना काम कर सके और अपनी अर्निंग बढ़ा सके। इसीलिए लोन की फैसिलिटी शुरू की गई थी। तो बैंक इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों का भी ध्यान कौन रखता है? आरबीआई रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल मतलब आप समझते हो ना, जिसका कोई ऐसा ऑफिशियल काम नहीं है। आप चले, आपका दोस्त भी आपसे पैसा ले रहा है 20,000 30,000, तो आप कहना भाई तू लोन ले रहा है मेरे से, है ना। तो लोन कैसे लिया जाता है? जब आप आपके किसी नोन इंसान से, या फिर गांव का कोई एक इंसान हो जो हमेशा सबको पैसे देने का, भाई जिसके पास में बहुत पैसा होता है तो वो ब्याज पे पैसा चलाते हैं। आपने सुना होगा आपके पापा से कि ब्याज पे पैसा चलाता है वो, तो या आपके कुछ में से कुछ पापा ही होंगे जो चलाते हैं ब्याज पे पैसा। जिनके पास में इनकम अच्छी रहती है वो क्या करते हैं, लोगों को पैसा दे देते हैं कि भाई तू रख ले और इतना ब्याज लगेगा, तो तेरा जब भी काम हो जाए, बिजनेस सेटअप हो जाए, आके मेरे को पैसे दे देना। इतने साल में या फिर 1 साल में 2 साल में वो सारी बातचीत, वर्बल बातचीत करके वो पैसा का लेना देना करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना कोई गिरवी रखने का सामान है, ना कोई कुछ भी चीज है। यहाँ पे आसानी से लोन दे दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई, जैसे कि बैंक है, तो बैंक को क्या कर रहा है, आरबीआई सुपरवाइज कर रहा है। बैंक देख रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आरबीआई बहुत मतलब आरबीआई देख रहा है कि ऐसा तो नहीं कि बैंक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं। बैंक को बार बार बोला जाता है कि इंटरेस्ट रेट ऐसा हो कि बंदा पे कर पाए, वो अपनी अर्निंग बढ़ा पाए, है ना। तो ये सारा कुछ सुपरवाइज आरबीआई करता है। लेकिन यहाँ पे जो बंदा पैसा दे रहा है गाँव में, उसको तो थोड़े ना कोई सुपरवाइज करेगा, वो तो जितना चाहे अपने हिसाब से ब्याज लगा दे, बहुत सारा ब्याज भी लगा दे। तो अब पता चल रहा है कि मैं गई मेरे गाँव के या फिर मेरी सिटी के जो भी मनी लेंडर है उनके पास में कि साहब आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको लौटा दूंगी। तो उसने बोल दिया कि मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बता दिया कि इतना ब्याज तुमको लगेगा, अब मेरे को जरूरत ही है, तो मैंने तो कह दिया कि हाँ चलो मैं दे दूंगा। अब मैं चली गई, अब मान लो मेरे को नुकसान हो गया, जैसे सपना को नुकसान हुआ था, जैसे मान लो मेरे को नुकसान हो गया, तो अब नुकसान हो गया तो मैं दे पाऊंगी कि वापस? उसको नहीं दे पाऊंगी ना। और इवन अगर दे भी पाई, थोड़ा बहुत देने की कोशिश भी मैं करी, तो मेरी जितनी अर्निंग होगी, जिस चीज के लिए मैं लोन लेके जा रही हूँ, मान लो बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन लेके जा रही हूँ, तो अब वो लोन तो मैंने ले लिया, लेकिन अब बिजनेस में से जो भी अर्निंग हो रही है वो सारा का सारा पैसा मेरा लोन चुकाने में चले जा रहा है। तो भाई मतलब क्या निकला? इससे अच्छा तो लोन लेती नहीं ना, ऊपर से मेरे पास में मेरे सर पे उधारी भी नहीं चढ़ती, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के साथ में होती है, इनफॉर्मल लोन्स के साथ में होती है। ये तो चीज आसानी से रहती है कि भाई आपकी जान पहचान रहती है, तो कई बार लोग अच्छे होते दिल के, तो वो माफ भी कर देते हैं कि चलो ठीक है जाने दो, कम दे दो, या फिर ब्याज मत दो, खाली मूल ही चुका दो, है ना। तो ये चीजें ठीक रहती है। और साथ साथ में ये भी रहता है कि यूजुअली गाँव वालों को समझ नहीं आता कि बैंक जाएंगे तो क्या पता वो बंदा जो जिससे भी लोन ले रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो जान पहचान का है नहीं, तो वो कैसे क्या देगा, कितना ब्याज दर लगा रहा है, ये चीजें लोगों को नहीं समझ में आती है यूजुअली, तो वो डरते हैं। साथ में उनके पास में कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, है ना, बैंक वालों को। तो जब गिरवी रखने के लिए नहीं होता है तो उनको और दिक्कत की क्या गिरवी रखे, लोन नहीं मिलेगा हमको। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए रूरल एरियाज के लोग जो है वो यूजुअली बैंक से लोन लेना कम पसंद करते हैं। वो इधर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेंगे, पर वो बैंक से लोन नहीं लेना पसंद करते। ठीक है, तो उसके बारे में ही हमको चीजों को पढ़ना है और समझना है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लिया जाता है किनसे? मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड, इन लोगों से लोन लिया जाता है। नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर। वो जितना चाहे, जो पैसा दे रहा है जितना चाहे इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे सकता है, और साथ ही साथ में अगर पैसा नहीं दिया तो कुछ तो अच्छे दिल के हो गए, माफ कर दिया, मान लो सिर्फ मूल ही मांगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि आपको मारेंगे भी सही कि क्यों नहीं दिया भाई, तूने कह के आया था, तू तो मेरे को पैसा दे देगा, आपका सामान छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपके सामान ले जाएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को सुपरवाइज करने वाला कौन नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ तो आरबीआई है, लेकिन यहाँ कोई है क्या? भाई देना पड़ेगा, आपने किसी से भी पैसा लिया तो ऐसी स्थिति यहाँ पे हो जाती है। द कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर। इस चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो कॉस्ट है जो बोरोवर इनफॉर्मल पर्सन से लेता है वो काफी हायर होती है एज कंपेयर टू बैंक। के लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सच्चाई है। आप
इतना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है ना वाकई में कि आपका पसीना छूट जाएगा। जिसके लिए आप लोन लेके गए हो वो काम तो आपका जो भी आप अर्निंग हो रही है वो सारी की सारी आपकी लोन चुकाने में चली जाएगी, और इवन ऐसा होगा कि आप लोन भी नहीं चुका पाओगे कई बार, भले अर्निंग आती रहे आपकी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इन रीजंस के कारण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहा जाता है कि आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा आसानी से लोगों को लोन पे कर सको, यानी कि लोन प्रोवाइड कर सको, लोग आप ही के पास में आए लोन लेने, जिसकी वजह से वो इन सारी प्रॉब्लम्स से बच सके। ठीक है, इसीलिए बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप किया गया है। अगर ऐसा होता कि मनी लेंडर से ही सारा लोन ले लेके काम हो जाता तो फिर ये बैंक और इनकी जरूरत क्या पड़ती है ना, समझ रहे हो ना बात। अगर है तो कुछ तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, तभी तो इतना सारा काम वहां पे चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? This lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for variety of need. अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रहेगा। मनी लेंडर के हिसाब से काफी कम इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। जिस कारण से आप लोन लेके गए हो वो भी आपका काम हो जाएगा। आपको ये डर नहीं रहेगा कि कब चुकाऊंगा कब चुकाऊंगा कब चुकाऊंगा। ठीक है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सस्ता और अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट या फिर अफोर्डेबल क्रेडिट या फिर अफोर्डेबल लोन देना काफी जरूरी होता है, क्योंकि पैसे झाड़ पे नहीं लगते। अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है और उसके पास में पैसा नहीं है तो ये बैंक की जवाबदारी होती है। बैंक इसलिए सेटअप किए गए हैं ताकि वो वहां से जाए, पैसा ले ले, अपने आप को आगे बढ़ाए और फिर जो पैसा आ रहा है उसको बैंक को वापस लौटा दे। तो ये बेसिक रोल जो है वो लोन का, या फिर ये जो बेसिक निर्णय है कि लोन देने का, ये जो स्कीम चलाई गई है या फिर ये जो तरीका चलाया गया इसलिए चलाया गया ताकि इंसान उभरे ना कि और फंस जाए पैसों के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो ये काफी ज्यादा चीजें जो है वो जरूरी होती है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि ग्राफ 2 क्या बता रहा है, तो लोन टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। तो देखो एक एक करके समझते हैं। पुअर हाउस होल्ड, हम देखो देखो ये जो ब्लू कलर है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये क्या बता रहा है, ये परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर बता रहा है, कितना लोन इनफॉर्मल सेक्टर से बताया गया, और ये जो पर्पल है ये बता रहा है कितना लोन फॉर्मल सेक्टर से लिया गया। तो पुअर हाउस होल्ड में से तो 85% जो है वो इनफॉर्मल से ही लोन ले रहे हैं, मनी लेंडर वगैरह से, 15 ही जो है वो बैंक से लिए जा रहे हैं। अगर हम हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, जिन लोगों के पास में थोड़ा बहुत एसेट है, कोलैटरल है, जिसको वो गिरवी रख सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 47% बैंक से ले रहे हैं, वहीं 53% अभी भी क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल से ले रहे हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड, जिनके पास में अच्छा है कि भाई वो पैसे पे कर सकते हैं, तो वो यूजुअली प्रेफर करते हैं बैंक से ही लोन लेना। ठीक है, तो वो बैंक से लोन लेते हैं। 72% आपको दिख रहा है बैंक से लोन ले रहे हैं और 28% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। वहीं रिच हाउस होल्ड तो बढ़िया से बैंक से ही लोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास में गिरवी रखने के लिए सामान होता है। समझ में आई बात? तो अब बेसिकली हमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि गिरवी रखने के लिए सामान है तो काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमको क्या सिखा रही है, सबसे पहला ये कि फॉर्मल सेक्टर जो है हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। जो फॉर्मल सेक्टर है वो रूरल पीपल की, आधे रूरल पीपल की ही नीड को पूरा कर पा रहा है, जो बाकी है वो तो अभी भी इनफॉर्मल से ही ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। इसलिए बैंक को क्या जरूरत है, कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंडिंग जो है, मतलब जो लोन देने की जो प्रोसेस है वो रूरल एरियाज में बढ़ाए, ताकि ये जो इनफॉर्मल लोगों से लोन लेने की जरूरत पड़ रही है ना वो कम हो जाए। उसमें रिस्क ज्यादा है, डर भी ज्यादा है, परेशानियां भी ज्यादा है ना, और लोन रीपेमेंट नहीं हो पाता है, अर्निंग नहीं हो पाती और आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। ठीक है, रिश्ते खराब होते हैं तो वो तो अलग ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से ले, कोऑपरेटिव से ले, तो ऐसी लेंडिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, ऐसी कुछ स्कीम्स चलानी पड़ेगी, बैंक्स को इस चीज पे काम करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक से ही लोन ले, ताकि वो सेफर साइड पे रहे और अपने आप को ग्रो कर पाए। दूसरी चीज हम इससे क्या सीखते हैं, आज के हाल में एट प्रेजेंट रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज पुअर हैव डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। जो दोनों में हम देखें कि जो बैंक से लोन ले रहे हैं उसमें जो ज्यादा अमाउंट है वो रिच लोगों का है, वहीं जो पुअर लोगों का है वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो बैंक को एक ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपनी
सहूलियत जो है वो थोड़ी सी आसान कर दी, ताकि जो पुअर हाउस होल्ड है, मेनली तो उनको लोन की जरूरत है ना, उनको आगे बढ़ना है। रिच के पास में तो वैसे ही पैसा है, वो तो और आगे और करने के लिए पैसा लेके जा रहे हैं, तो उनको आसानी से देने से क्या मतलब है। जिनको जरूरत है उनको आसानी बढ़ाओ ना, उनको अच्छे इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा दो, लोन दो, ठीक है। वाइल द फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू बी एक्सपांड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन, भले वो रिच हो या पुअर हो, सबको अच्छे से लोन जो है वो मिल जाए, ताकि सब लोग अपने आप को आगे बढ़ा सके। इतना क्लियर हुआ? आई होप चीजें क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब देखो ये जो फॉर्मल है इनफॉर्मल, जैसे हमने क्या पढ़ा था, कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में पढ़ा था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर उसके जो है वो रहते हैं मेंबर्स। तो बेसिकली हम एक और चीज देख पा रहे हैं कि लोग रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर से यानी कि बैंक से या कोऑपरेटिव से लोन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि बैंक में क्या देना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अब लोगों के पास में कुछ गिरवी रखने के लिए होता ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इधर उधर से पैसे मांगते रहते हैं। तो इस चीज का एक सोल्यूशन निकाला गया या एक आइडिया निकाला गया जिसको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, नाम से हमको समझ में आ रहा है, जो खुद की ही मदद कर रहे हैं, ठीक है, खुद की मदद करके आसानी कर रहे हैं। तो देखो इस चीज को समझना है, काफी अच्छा आइडिया है, यूजुअली आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। रूरल एरियाज में भी रूरल एरियाज की महिलाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि आदमियों का तो फिर भी काम चलता जाता है, महिलाओं को काफी परेशानी आती है चीजों को करने में। अब मान लो उनको इंडिपेंडेंट बनना है, उनको सिलाई मशीन खरीदनी है या कुछ भी काम के लिए पैसा अगर चाहिए, तो वो किसके ऊपर निर्भर है, आदमी मना कर देगा तो फिर क्या करेंगी, है ना। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरियाज में बनने लगे। अभी रिसेंटली मोदी जी जो है वो भी मिलकर आए थे, उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना था। तो चलो समझते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसकी मेंबर्स जो है वो महिलाएं देखने को मिलती है। ये क्या करती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसा ही है, बहुत सारा काम इनका, कि ये क्या करेंगे, इनकी जो भी सेविंग है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है महीने में इतनी सेविंग बचा सकते हैं या दिन में दिन इतनी सेविंग बचा सकते हैं, तो ऐसी महिलाएं जैसे 15-20 का ग्रुप इन्होंने बना लिया। अब सब महिलाएं क्या करिए, अपनी अपनी सेविंग जो है वो डिपॉजिट करती जा रही है, डिपॉजिट करती जा रही है। अब मान लो कि डिपॉजिट अच्छा हो गया, सभी की इकट्ठी मिला के जो सेविंग है वो बढ़िया हो गई। जब वो सेविंग बढ़िया हो गई ना, तो वो क्या कर सकती हैं, वो बैंक से लोन ले सकती हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे। मतलब अभी क्या था कि एक महिला के पास में मान लो 20 रुपए है, उसको बैंक से लोन लेना है तो बैंक लोन देगा क्या, नहीं देगा। अब वहीं 15 लेडीज हैं और वो हर दिन 15-15 रुपए निकाल रही हैं, 15-15 रुपए, तो ऐसे महीने के ज्यादा पैसे हो गए, साल के ज्यादा पैसे हो गए, पूरे इकट्ठे सब लोग साल का कुछ कुछ इकट्ठा करके, तो बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा ना। एक बंदा नहीं कर सकता लेकिन बहुत सारे लोग तो कर सकते हैं, अमाउंट इकट्ठा बढ़िया हो जाएगा। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से बैंकों को क्या कह सकती है कि हमारे पास में इतनी इतनी सेविंग है, आप हमको लोन दे दो, तो वो बड़े से बड़ा लोन भी आसानी से निकाल सकती हैं। और सेल्फ हेल्प मतलब बैंक भी खुश होंगे उनको लोन देने में, क्योंकि उनको पता है कि महिलाएं हैं तो अपने काम में एक तो बढ़िया रहती हैं और ऊपर से इनकी सेविंग अच्छी है, टाइम से इनका काम चल रहा है, तो इनको लोन दे देते हैं, ठीक है। इवन विदाउट कोलैटरल भी लोन दे दिया जाता है कई सारे केसेस में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, ठीक है। तो फिर जब वो लोन ले लेते हैं तो वो ग्रुप है पूरा, लोन आ गया अच्छे से। अब किसी को 1 लाख की जरूरत पड़ रही है, किसी को मशीन खरीदने के लिए 50,000 की जरूरत पड़ रही है, किसी को 60,000 की जरूरत पड़ी है, तो वो महिलाएं क्या कर सकती हैं, उस लोन में से पैसा लेके जा सकती हैं। फिर धीरे धीरे करके उनकी तो सेविंग है, तो वो ये रहेगा कि भैया इतनी सेविंग तो मेरी आप लोगों के पास में रखी हुई है, इतना मैं ले जा रही हूँ और मुझे लगेगा, तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे करके मैं पे आपको करते रहूंगी। तो बैंक को पे नहीं करती इंडिविजुअली, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही पे करती रहती हैं, अपना अपना जो है वो हिस्सा जितना लेके गई है उतना वो देती रहती हैं, और सेविंग से भी उनका कुछ तो निकल ही जाता है, कट ही जाता है। फिर उसके बाद वो पूरा जो ग्रुप है वो धीरे धीरे करके, जैसे सबने कुछ कुछ दे दिया, ले लिया, फिर कुछ रिटर्न भी किया उसमें से, फिर वो लोन को चुका पाते हैं आसानी से। समझ में आई बात? इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम चलता है। पढ़ लेते हैं। पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, व्हाई इट इज सो, बैंक आर नॉट प्रेजेंट। देखो पुअर हाउस होल्ड, एक और चीज हम समझ लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो समझ में आ गया, लेकिन ये भी समझ लो, मैं तो बता रही थी कि काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उसका इंग्लिश वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो ऐसा था कि बैंक जो है वो रूरल एरियाज में ज्यादा जगह पर नहीं है। दूसरा, बैंक से अगर लोन लेना है, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक फ्रॉम
लोन फ्रॉम अ बैंक, लोन फ्रॉम ए इनफॉर्मल सोर्सेस, ठीक है। तो लोन मतलब ये जो बैंक से अगर लोन हमको लेना है तो वो बैंक का लोन जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी जो है वो बैंक फ्रॉम लोन से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज। क्यों डिफिकल्टी ज्यादा होती है? क्योंकि लोन के लिए बैंक से अगर लोन लेना है तो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एक तो गांव वालों को वैसे ही या पुअर लोगों को वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, ऊपर से गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इनफॉर्मल लेंडर जैसे कि मनी लेंडर वगैरह जो होते हैं इनके जान पहचान के होते हैं, तो फिर ये बिना कुछ गिरवी रखे भी उनसे पैसा ले पाते हैं। अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग, मतलब कई केसेस में ऐसा होता है नहीं भी पे कर पाए तो चलेगा, वापस से पैसा लेने चले जाते हैं मनी लेंडर के पास में, बैंक के पास में नहीं जा सकते, है ना। हाउएवर द मनी लेंडर चार्जेस वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड हेयर इज द पुअर बोरोवर। तो इसके बारे में तो हमने बात की थी कि काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ती है इनफॉर्मल लोगों को। तो अब क्या किया गया, लोगों ने नया तरीका निकाला है फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर, कि आसानी से लोन निकल जाए। ऑर्गेनाइज रूरल पुअर पर्टिकुलरली वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनको SHGs भी कहा जाता है, एंड दे कलेक्ट देयर सेविंग, सबकी जो सेविंग है उसको ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कैसे वर्किंग होती है, 15 से 20 मेंबर होते हैं जो कि रेगुलरली मिलते हैं और रेगुलरली सेव करते हैं। सेविंग पर मेंबर डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। भाई ऐसा नहीं है कि इतनी ही सेविंग देनी है तुमको, जिससे जितना बन रहा है इतना दे दो, पर जिसने जितनी सेविंग दी है फिर उसको पैसा भी लोन के हिस्से में से उतना ही उसी हिसाब से दिया जाएगा कि भैया इनकी सेविंग कितनी है ना। स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब फिर वो ग्रुप में से ही फिर आसानी से लोन भी ले पाते हैं ताकि उन्हीं की नीड्स जो है वो पूरी हो सके। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स विच इज लेसर देन मनी लेंडर। इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको, आप इतना पैसा लेके जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा, ब्याज जो है वो देना पड़ेगा, लेकिन वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू मनी लेंडर, है ना। मनी लेंडर तो बहुत चार्ज करते हैं। इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग दे आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अगर सेविंग रेगुलर है ग्रुप की तो फिर बैंक भी आसानी से क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स। इससे जो मेंबर्स हैं वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैं कह रही हूं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो इसके डिसीजन लेता कौन है ना, कोई एक तो लीडर होगा। तो देखो डिसीजन ऐसा है कि कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं। जो ग्रुप मेंबर है, भाई सेविंग जब सबकी कर रहे हैं तो राय भी सभी की लगेगी, है ना। तो ग्रुप मेंबर क्या करते हैं, डिसीजन साथ में लेते हैं। ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, कि क्या पर्पस है जिसके लिए लोन दिया जा रहा है, जो भी लेडी है जो लोन लेके जा रही है, कितना अमाउंट उनको देना है, कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करेगा, कितना रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, मतलब ये कब रिटर्न करेंगे, साल भर की मोहलत देनी है कि कब तक की देनी है। तो ये सारा कुछ ग्रुप मेंबर्स ही वो 15-20 लोग ही डिसाइड करते हैं। इट इज द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। अब अगर उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है तो फिर वो ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा लोन के रीपेमेंट के लिए, कोई इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सारा कुछ जो है वो साथ में उस चीज को करेंगे। नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी मेंबर सीरियसली फॉलोड अप बाय अदर मेंबर। अब मान लो कि कोई पैसा लेकर गया है और वो नहीं पैसा टाइम से पे कर पा रहा, तो फिर वो दूसरा मेंबर उसको कवर करने की कोशिश करता है। एज अ ग्रुप वो काम करते हैं, इंडिविजुअल मेंबर नहीं। वो सोचते हैं कि भाई ग्रुप की बात है, आज नहीं तो कल हमको भी पैसा लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर वो ध्यान रखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड to the poor women when organized in SHGs even though they have no collateral as such। भले गिरवी रखने के लिए कुछ ना हो, पर बैंक को पता होता है कि महिलाएं इन सारी चीजों में काफी समझदार होती हैं, तो वो आसानी से उनको क्या कर देते हैं, बिना कुछ गिरवी रखे भी लोन देने में राजी हो जाते हैं कि चलो ये कर देंगे। इनके पास में वैसे ही जब महिला तो इन चीजों को काफी सीरियसली लेती है ना, एज कम्पेयर टू मेल भी लेते हैं, बुरा मत मानना, पर हाँ महिलाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजों को कवर कर लेती है ना। तो इस तरीके से डिसीजन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लिए जाते हैं। डिसीजन समझ में आ गए। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या एडवांटेज है। इसकी मदद से क्या होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से बोरोवर आसानी से उनके जो उनके पास में कोलैटरल नहीं है या फिर उनके पास में गिरवी रखने के लिए सामान नहीं है लेकिन उनको लोन चाहिए, तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। वन कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उनको ब्याज भी कम देना पड़ेगा, प्लस वो आसानी से लोन ले पाएंगे अलग अलग पर्पसेस
के लिए भी लोन ले सकते हैं। भाई शादी ब्याह के लिए 10-20 हज़ार या 50-60 हज़ार की जरूरत पड़ी गाँव में तो ले लिया, ठीक है, दे देंगे, ठीक है। और साथ साथ में छोटे मोटे चीज़ों की भी अगर 10-15-20 हज़ार की भी जरूरत पड़ रही है, 5 हज़ार की भी जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे लोन भी लिए जा सकते हैं फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। मोर ओवर सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। रूरल पुअर के लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी हो सकती है, वो आसानी से अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। वुमेन जो डिपेंडेंट है उनकी फैमिली पे, लेकिन अब वो अपनी अपनी सेविंग में से जब सारी महिलाएं मिलकर सशक्त हो रही हैं तो वो आसानी से अपनी इंडिपेंडेंसी भी इंश्योर कर सकती हैं, ठीक है। उसके लिए उनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा पैसों के लिए, अगर उनको कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत लगती है तो। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वेराइटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या हो रहा है, महिलाएं इकट्ठी हो रही है। जब इकट्ठी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पैसों की बात करेंगे, पैसों की तो बात करेंगे, प्लस एक दूसरे की परेशानियों की भी बात करेंगे। किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है। तो एक इंडिविजुअल इंसान को अगर समस्या है तो समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करूं, लेकिन इतने सारे लोग जब समस्या को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मदद भी करने की कोशिश करेंगे, प्लस रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को और अच्छी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो अपना मन जो है वो भी हल्का कर सकती हैं, उनको अच्छे अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं, है ना, और उनको सेल्फ रिलायंट भी वो आसानी से हो जाएंगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ आपका खत्म होता है मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर, और यहाँ पे ही खत्म होता है आपकी इकोनॉमिक्स के जो भी आपके अभी एग्जाम के लिए आपको जरूरत है ना, जितने ही वन शॉट रिवीजन की वो सारे, ठीक है, एक एक करके और भी हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। इसके बाद में हम लोग आपके साथ में करेंगे मैप मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, तो आप हर वीडियो के साथ साथ में क्या कर सकते हो, मैं चैप्टर वाइज हम लोग पहले करेंगे कि किस चैप्टर में से कौन सा मैप में क्या क्या आ सकता है, तो आपके मैप वर्क भी कवर हो जाएंगे। आई होप प्रीमियर के साथ साथ वीडियो देख रहे हो, शेयर कर रहे हो और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, ठीक है। नोट्स तो दिखना चाहिए, अगर मैं सच्ची में आपके पास होती फोन करके स्क्रीनशॉट मंगाती नोट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो ईमानदारी से पढ़ाई करना, आराम से अच्छे से बैठ के पढ़ाई करना, चीज़ों को टाइम से हमने अच्छे से कवर कर लिया है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है एग्जाम में आपके, ठीक है। मैं हूँ, भरोसा रखो, कर लेंगे, ठीक है। तो सारी 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 चीज़ें आपके पास है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, आप लोग साथ में मिलकर अपनी तैयारी को स्ट्रांग करो और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलेंगे अगले लेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।